हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम मुद्दे पर आते हैं। सैमसुमा बोला, मेरा छात्र द्वंद्व के लिए तैयार है। मिस एमी ने हरे रंग की यकुटा पहने दो आदमियों की ओर मुड़ते हुए कहा। ठीक है, हमने द्वंद्व की शर्तें सुनी हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों में से जो भी असफल हो वह अपने सौदे का पालन करेगा, बाईं ओर गंजे सिर वाले आदमी ने कहा। वह बहुत पतला था लेकिन उसकी आवाज़ गहरी थी। शर्तों के अनुसार चोटें लगने की अनुमति है। शिक्षक को अपने छात्र की चिकित्सा स्थिति का ध्यान रखना होगा यदि उसे किसी भी तरह की चोट लगती है। साथ ही एक बार जब उनका छात्र हार जाता है तो किसी भी शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरे आदमी ने कहा। उसके बाल सफ़ेद थे और वह एक हट्टा कट्टा शरीर वाला काफ़ी गोरा लग रहा था। दोनों शिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया। अरोरा, उस पर आसानी से हमला करना, वह आखिर सिर्फ एक F ग्रेड है। हा, जॉन ब्राउन ने मजाक उड़ाया और फिर मंच से जाने के लिए मुड़ गया। राघव, तुम जानते हो क्या करना है, मिस एमी ने धीमी आवाज़ में कहा और फिर मंच छोड़ दिया। राघव और अरोरा जो एक दूसरे से कई फीट दूर थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कचरा जिसे अपनी जगह नहीं पता। मैं तुम्हें आज अस्पताल भेजूंगी, महिला ने युद्ध की मुद्रा में खड़े होने से पहले कहा। राघव ने उसकी टिप्पणी का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। एक महिला ने एक बार मुझे कुचल दिया था, अब फिर कभी नहीं। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने उसे देखा। द्वंद्व शुरू हो। जैसे ही ये शब्द किनारे से कहे गए, राघव ने देखा कि अरोरा का शरीर अचानक चमक उठा। स्विफ्ट, एक पल में नीले पैटर्न जो तीरों का रूप लेते थे उसके शरीर के सभी दिखाई देने वाले हिस्सों पर दिखाई दिए। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया। फूश, उसके चारों ओर छोटी हवाएं जमा होने लगीं। छोटी घूमती हुई हवाएं पानी में बदल रही थीं। अरोरा हवा को पानी में और पानी को एक लंबी ब्लेड में बदल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाती, उसने देखा कि राघव अचानक आगे की ओर भागा। वह तेज है, उसने अपने मन में सोचा, जब उसने तेजी से पानी को 2 फीट की ब्लेड में बदल दिया और उसे आने वाले राघव की ओर घुमाया। स्लैश! राघव जो उस क्षण बाहर भागा जब अरोरा ने अपना हमला करना शुरू किया, उसने ब्लेड को बाईं ओर से अपनी गर्दन की ओर घूमते हुए देखा। राघव जो अरोरा से तेज था, उसने अपनी दाहिनी हथेली को अरोरा की कलाई की ओर बढ़ाया जो अभी भी उसकी ओर घूम रही थी। राघव की हथेली उसकी कलाई से टकराए और हमले की दिशा बदल दी, लेकिन वह वहीं नहीं रुका। जैसे ही अरोरा ने अपना हाथ थप्पड़ लगने के बाद संतुलन खोया, राघव घूमा और अपनी बाईं कोहनी को उसके चेहरे की ओर घुमाया। वह राघव की कोहनी को अपने चेहरे की ओर आते देखकर बेहद हैरान थी जब उसने उसके हमले का जवाब दिया। वह इतनी तेज कैसे है? उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह पहले से ही उसके आंदोलनों से बता सकती थी कि राघव उससे तेज था। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रही और अपने बाएं हाथ को अपने चेहरे के सामने उठा लिया। बाम! राघव की कोहनी उसके हाथ से टकराए। ओह! उसने दर्द में चिल्लाया क्योंकि उस बल ने उसे 7 फीट पीछे की ओर खिसका दिया। शशश! उसका हाथ बल द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद भी ऊपर उठा हुआ था, लेकिन वह थोड़ा कांप रहा था। कितनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति! ये कैसे संभव है जब उसने अपनी ब्लडलाइन भी सक्रिय नहीं की है? क्या वह सिर्फ एक F रैंक नहीं है? उसने राघव को एक सतर्क और अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ घूरते हुए देखा जब उसने अपने सुन्न बाएं हाथ में और अधिक शक्ति भेजने की कोशिश की। तारांकन, अरोरा को क्या हुआ है? तारांकन, उसे एक आम F रैंक ने दूर फेंक दिया। तारांकन, इतनी बेकार, उसे तुरंत जीतना चाहिए। वह क्या कर रही है? अन्य युवा दिखने वाले छात्र आपस में बातें करने लगे पहली टक्कर देखने के बाद। यहाँ राघव की उम्र के लगभग 16 छात्र इकट्ठे थे। यहाँ तक कि जॉन ब्राउन के चेहरे पर भी एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति थी। आओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अस्पताल भेजोगी? तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं यही हूँ, राघव ने एक उपहास भरी अभिव्यक्ति के साथ सवाल किया जब उसने उसे घूरते हुए देखा। ज्यादा शेखी मत बघारो, अरोरा ने ये चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ को आगे की ओर लहराया। जैसे ही उसने पानी से बनी ब्लेड को राघव की ओर घुमाया, पानी की एक लहर एक चाप में उसकी ओर चली गई। स्वर्ग! राघव दाहिनी ओर हट गया, जिससे हमला उसके बाईं ओर से निकल गया। अरोरा वहीं नहीं रुकी, उसने पानी की ब्लेड को कई बार घुमाती रही, जिससे हवा से और पानी के हमले प्रकट होते रहे और राघव की ओर उड़ने लगे। स्वर्ग! 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 भले ही हमलों की गति पृथ्वी के पूर्व सबसे तेज आदमी की गति से लगभग दोगुनी थी, राघव अभी भी उनमें से हर एक को चकमा देने में सक्षम था। हर स्विंग की गति पहले से भी भयंकर थी और राघव जानता था कि वह गति से संबंधित कौशल का उपयोग किए बिना लंबे समय तक चकमा नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने हमलों से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए फुटवर्क का उपयोग करना शुरू कर दिया। अरोरा ने यह देखकर दांत पीसकर गुस्सा किया कि उसके हमले नहीं लगे, भले ही उसने उसमें पूरी ताकत लगा दी थी। बाम! बाम! उसके 2 पानी के हमले राघव के पीछे कई फीट पर मंच से टकराए। मंच की कठोरता के बावजूद उस पर 3 इंच गहरी रेखा कट गई थी।
अरोरा के शरीर पर बने पैटर्न अचानक फिर से चमकने लगे क्योंकि उसके हाथ में ब्लेड बढ़कर 15 फीट से अधिक लंबा हो गया। यह एक बड़ी हंसिया में बदल गया। राघव पहले से ही महसूस कर सकता था कि यह हमला पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन आकार के कारण उसे लगा कि वह इसे उतनी तेजी से घुमा नहीं पाएगी। यह उसके लिए दूरी कम करने का अवसर था। राघव आगे भागा, ठीक उसी समय जब उसने पानी से बनी हंसिया को अपनी बाईं ओर घुमाया। उसे आश्चर्य हुआ, उसके हमले की गति उसकी गति से तेज थी। इससे पहले कि राघव उनके बीच की दूरी को कम कर पाता, हंसिया पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। क्रयच, एक हड्डी के चटकने की आवाज़ गूंजी जब उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। राघव का शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया। उसके घुटनों ने उसे इस तरह से झुकने दिया कि उसका शरीर एक पिस्तौल जैसा लग रहा था जो जमीन पर खड़ा था। इस क्रिया के कारण वह डैश को सक्रिय किए बिना स्विंग से बच पाया। उसके घुटने को एक अविश्वसनीय कोण पर मुड़ते हुए देखा जा सकता था, जिससे उसका शरीर एक पिस्तौल जैसा लग रहा था। उसके घुटने के पीछे की त्वचा के नीचे से कब्जे का जोड़ बाहर निकलता हुआ देखा जा सकता था। तारानकन, वह घिनौना लगता है। तारानकन, ये दुनिया में क्या है? तारानकन, क्या यह उसकी ब्लडलाइन की क्षमता है? राघव के झुकने के तरीके को देखकर वे हैरान थे। ये दुनिया में क्या है? अरोरा का भी एक हैरान करने वाला रूप था क्योंकि हंसिया का आकार कम होने लगा था। क्रयच, राघव फिर से सीधा खड़ा हो गया क्योंकि उसके पैर सामान्य हो गए। राघव ने अभी अभी संयुक्त गति को सक्रिय किया था, जिससे उसके घुटने के जोड़ ने अपने कार्यों को उलट दिया। उस क्षण उसकी मुड़ने या घुटने टेकने की क्षमता उलट गई थी। उसके पैर अपने नितंबों की ओर मुड़ने के बजाय वे दूसरी दिशा में मुड़ने में सक्षम थे। उसने डैश से बल का उपयोग किया और उसके साथ उस हमले से बचने के लिए। जैसे ही राघव का शरीर सामान्य हुआ, अरोरा पहले से ही उसकी ओर एक और हमला भेज रही थी। हमला उसके नीचे से गुजरा और छोटी हवाएं आई जिससे उसकी यकुटा थोड़ी ऊपर उड़ी। राघव हवा में कलाबाजी करते हुए नीचे उतर रहा था। उसका बायां पैर अरोरा के शरीर की ओर जा रहा था। अचानक हवा में से पानी की धाराएं प्रकट हुईं जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था। पानी की धाराएं टेंटेकल्स, पंखुड़ियां जैसी थीं। वे लगभग 12 थीं जो एक ही समय में बाहर निकलीं। वे सभी राघव के शरीर की ओर चली गईं जो अभी भी जमीन की ओर गिर रहा था। उसके दाहिने और बाएं हाथ के लिए 3-3 थीं, जबकि बाकी 6 क्रमशः उसके दाहिने और बाएं पैरों की ओर जा रही थीं। सबको लगा कि उसके लिए इस हमले से बचना असंभव होगा क्योंकि वह अभी भी हवा में था और टेंटेकल्स उसके पास पहुंचने वाली थीं। उनके आश्चर्य के लिए राघव ने अचानक अपने सभी अंगों को वापस खींच लिया और उन्हें हवा में खुद को मोड़ते हुए अपने शरीर से कसकर चिपका लिया। वह वास्तव में एक गेंद जैसी आकृति में सिकुड़ गया था क्योंकि टेंटेकल्स उसके अगल बगल से बाल बराबर दूरी से निकल गईं। इस तरीके का उपयोग न केवल राघव को हमले से बचने में सक्षम बनाया, बल्कि उसे पानी की टेंटेकल्स के फिर से मुड़कर उस पर हमला करने से भी तेजी से नीचे उतरने में मदद मिली। ब्लाम, राघव एक झुकने वाली मुद्रा में मंच पर वापस उतरा। अरोरा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने तुरंत टेंटेकल्स को वापस बुलाकर राघव पर हमला करने के लिए कहा। जैसे ही राघव उतरा, उसने बिना समय गंवाए अपना हाथ अरोरा की छाती की ओर घुमाया। स्विश, उसका हमला उससे कहीं ज्यादा तेज था कि वह टेंटेकल्स को वापस बुला पाती, लेकिन जैसे ही राघव का हाथ उसकी छाती के पास था, वह एक महिला है, वहां छूना गलत होगा। इसके बजाय मैं 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में उसने निष्कर्ष निकाला और अपनी हथेली की दिशा बदल दी। अरोरा, जिसने पहले ही अपनी छाती के सामने पानी की एक छोटी बाधा बना ली थी, वह राघव की हथेली को ऊपर की ओर मुड़ते देखकर हैरान थी। पाह, राघव के हाथ के अरोरा के बाएं गाल से टकराने पर वातावरण में एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। यह ज्यादा बेहतर है, राघव ने अपने मन में एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा जब उसकी हथेली अरोरा के गाल के खिलाफ दबा रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके कुछ दांत उसके मसूड़ों से जबरदस्ती निकल रहे हैं। थप्पड़ की तेजी से अरोरा का गाल कांप उठा क्योंकि उसका पूरा शरीर एक घूमती हुई गति में जमीन से ऊपर उठ गया था। ओह, इतनी तीव्र ताकत! मैं हार गई। ये विचार उसके मन में आए क्योंकि उसका शरीर इस समय मंच पर गिर रहा था। उसके पैर ऊपर और सिर नीचे जा रहा था। उसके चेहरे के बाईं ओर 5 खूनी उंगलियों के निशान छप गए थे। बैंग, उसका सिर भारी रूप से मंच पर लगा और उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। मंच पर उसके सिर के क्षेत्र पर खून का एक धब्बा लगा हुआ था। गैसअप, अरोरा! जॉन ब्राउन घबराए हुए चेहरे के साथ अपनी जगह से अरोरा की ओर भागा, जो एक खून से सने चेहरे और सूजे हुए सिर के साथ मंच पर पड़ी थी। तारानकन, ये कैसे संभव है? तारानकन, एक F ग्रेड ने एक B ग्रेड मिश्रित खून को हरा दिया। तारानकन, क्या वह सचमुच एक F ग्रेड है? छात्रों से फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी जब वे अविश्वास में राघव को घूर रहे थे। विजेता का फैसला हो गया है, सैमसुमा ने एक आधिकारिक आवाज में कहा। यह द्वंद्व आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। शिक्षक एमी के छात्र ने जीत हासिल की है, उसने एक अधिकार भरी आवाज में जोड़ा।
जॉन ब्राउन, जो इस समय अरोरा के सामने झुक रहा था, उसने राघव को नफरत भरी नज़र से देखा। उसने एक नारंगी गोली निकाली और उसे उसके मुंह में रखा। अरोरा, जिसका चेहरा पहले लाल था, धीरे धीरे अपने पूर्व रूप को वापस पाने लगी। उसका सूजा हुआ सिर जो मंच पर लगा था, कम होने लगा। उसके गाल पर खून का धब्बा धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में वापस आने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि उसके दांत, जो जोरदार थप्पड़ के कारण उसके मसूड़ों से उखड़ गए थे, धीरे धीरे फिर से उग रहे हैं। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने अपनी आंखें ठीक से खोलीं जब उसे थोड़ी देर पहले हुई हर बात याद आई। वह इस समय एक तीव्र अपमान महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारे जैसे कचरे से नहीं हार सकती। तुम सिर्फ एक एफ ग्रेड हो। उसने नफरत भरी नज़र से चिल्लाया जब उसने राघव को घूरा, जो इस समय मंच पर खड़ा था। दयनीय, राघव ने ये शब्द कहे और फिर मंच से जाने के लिए मुड़ गया। तुम नीच व्यक्ति, फिर से मुझसे लड़ो, उसने चिल्लाया जब वह खड़ी हुई और राघव की ओर भागी। शिक्षक ब्राउन, अपने छात्र को नियंत्रित करो, गंजे सिर वाले आदमी ने कहा। जॉन ब्राउन ने उसे 3 फीट से आगे बढ़ने से पहले ही रोक लिया। तुम सिर्फ अपमान का एक और दौर मांग रही हो। सच कहूं तो तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, क्योंकि मैं वह नहीं कर सकता। राघव की आवाज़ उसके कानों में गई, जिससे वह तीव्र निराशा से भर गई, लेकिन जॉन ब्राउन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। काश मैं एक बी ग्रेड ब्लडलाइन चुरा पाता, शायद मैं तुम्हें थोड़ा और मज़ा देता, राघव ने अपने मन में आह भरी जब वह मंच से चला गया। अब इस द्वंद्व के शुरू होने से पहले की शर्तों के अनुसार शिक्षक जॉन को शिक्षक एमी के 10 फीट से ज़्यादा करीब नहीं आना है। इस सौदे के अंत का पालन करने में विफल होने पर गामी डोजों में प्रवेश करने पर स्थायी प्रतिबंध लगेगा। बोला ने एक आधिकारिक नज़र से कहा। तारांकन, ये कैसे हो सकता है? तारांकन, उच्च श्रेणी के मिश्रित खून पतोई के लिए ये शर्म की बात है। छात्रों की असंतुष्ट आवाज़ें मंच के चारों ओर सुनी जा सकती थीं। तुमने अच्छा किया, मिस एमी ने राघव की ओर चलते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। राघव ने वापस मुस्कुराया और उसके सामने खड़ा हो गया। एक पहले कदम जुलू रैंक से इस तरह की ताकत अनसुनी है, यहाँ तक कि मिस एमी भी हैरान थी। उसे राघव के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन यह उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसान था। लगता है एमबीओ प्रवेश परीक्षा में एक राक्षस भाग लेगा, मिस एमी ने राघव को घूरते हुए सोचा। मिस एमी, क्या अब हम जा सकते हैं? राघव ने सवाल किया जब उसने देखा कि मिस एमी ने पहली बार बोलने के बाद कुछ और नहीं कहा। हाँ, चलो चलते हैं, वह मुड़ी जबकि राघव उसके दाहिनी ओर चला गया। रुको, छात्रों में से एक चिल्लाया। मिस एमी और राघव ने मुड़कर देखा कि किसने बात की। वह एक युवा पुरुष था जिसके हरे बाल थे और एक पतला और थोड़ा लंबा कद था। पर्यवेक्षक समसुना, पर्यवेक्षक बोला, कृपया मुझे बी ग्रेड मिश्रित खून के रूप में हमारा गौरव वापस लेने की अनुमति दें। पुरुष ने चिल्लाने से पहले कहा, राघव, मैं तुम्हें एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। तारांकन, अरे मेरे, मसूबा खुद को रोक नहीं पा रहा है। तारांकन, राघव का अपमान निश्चित है अब जब मसूबा ने उसे चुनौती दी है। तारांकन, कचरा एफ ग्रेड को उनकी जगह पर रखना चाहिए। छात्रों की फुसफुसाहट फिर से सुनी जा सकती थी। मसूबा, दोनों पक्षों की सहमति के बिना एक द्वंद्व नहीं हो सकता, समसुना ने कहा। राघव, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मसूबा ने समसुना के शब्दों को सुनकर चिल्लाया। राघव ने उसे थोड़ी देर के लिए घूरा, फिर एक बार फिर मुड़ गया। मैं मना करता हूँ, राघव ने कहा और मिस एमी के साथ आगे बढ़ता रहा। सब लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि राघव इसे तुरंत स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उनकी उम्र के लड़के आसानी से भड़क जाते हैं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेरी चुनौती स्वीकार करो, मसूबा ने राघव को चिल्लाया जो मिस एमी के साथ जा रहा था। तुम्हें उकसाने के लिए ऐसे न समझ में आने वाले तरीके अपनाना काम नहीं करेगा, क्योंकि न केवल मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा, बल्कि मुझे इससे कुछ मिलेगा भी नहीं। मेरे पास अपने समय के साथ करने के लिए और भी बेहतर चीज़ें हैं। राघव ने आगे से बिना मुड़े या देखे कहा। यह सुनकर मसूबा ने झुंझलाहट में अपने दांत भींचे। अगर तुम्हें इससे कुछ मिल जाए तो क्या होगा? क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? मसूबा ने चिल्लाकर कहा। इस बार राघव ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए। हालांकि मैं उसका ब्लडलाइन नहीं चुरा सकता, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और वह उन्हें मुझे दे सकता है। राघव मुस्कुराया और पीछे मुड़ गया। एक शर्त मुझे अच्छी लगती है, राघव ने जवाब दिया और एक बार फिर उनकी ओर चलने लगा। तारांकन, कुछ ही मिनटों के बाद राघव और मसूबा मंच पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। चूंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता तो मैं इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देता हूं, राघव ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह सुपरवाइजर सैमसुना के द्वंद्व शुरू करने के लिए हरी झंडी देने का इंतजार कर रहा था। मसूबा ने चौकस नज़र से राघव को घूरा। पहले की लड़ाई के बाद वह बता सकता था कि राघव से उलझना नहीं चाहिए, फिर भी वह एक एफ ग्रेड का बी ग्रेड के खिलाफ जीतने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। उसके पास बहुत अधिक ताकत होनी चाहिए।
अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगा। मसूबा ने विश्लेषण किया और पिछली लड़ाई को अपने दिमाग में दोहराने के बाद एक त्वरित निष्कर्ष पर पहुंचा। वह नहीं जानता था कि राघव जीतने के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसने पहले कोई भी गति संबंधित कौशल का उपयोग नहीं करने का फैसला किया था। इस स्थिति में सबसे अच्छा कौन सा है? डैश स्प्रिंट से धीमा है, लेकिन स्प्रिंट में अधिक ऊर्जा अंक लगते हैं। अगर मैं द्वंद्व को समय पर खत्म नहीं करता तो स्प्रिंट ही है। राघव इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंचा जब सुपरवाइजर बोला ने बोलने का फैसला किया। द्वंद्व शुरू हो, स्प्रिंट सक्रिय करो, राघव ने अपने मन में पुकारा। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। मेजबान की गति 2 से गुना हो जाएगी। हर सेकंड स्प्रिंट सक्रिय होने पर 20 ऊर्जा अंक खर्च होंगे, -20 ऊर्जा अंक। राघव के इसे सक्रिय करते ही उसके चारों ओर सब कुछ धीमा हो गया, जिसमें मसूबा भी शामिल था, जो वर्तमान में अपनी क्षमताओं से एक हमला करने की कोशिश कर रहा था। राघव मुस्कुराया और आगे की ओर बढ़ा। सूश, पल भर में राघव ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया और मसूबा के सामने आ गया, जबकि उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। तुम एक महिला नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी छाती पर मारने में कोई आपत्ति नहीं है, राघव ने सोचा, क्योंकि उसकी बाह मसूबा की छाती की ओर तीव्र बल के साथ चली। मसूबा ने सिर्फ एक धुंधली आकृति को अपने सामने एक फैली हुई मुट्ठी के साथ देखा। उसने अपना हमला भी नहीं किया था। द्वंद्व सिर्फ 1 सेकंड पहले शुरू हुआ था, फिर भी वह केवल मुट्ठी को अपनी छाती से संपर्क करते हुए देख सकता था। बैंग, राघव की मुट्ठी मसूबा की छाती से टकराई, जिससे एक जोरदार हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। ब्लेरग, मसूबा ने खून की एक धारा उल्टी कर दी, क्योंकि उसका शरीर मुक्के के बल के कारण हवा के बीच में उसकी पीठ बाहर की ओर मुड़ी हुई यात्रा कर रहा था। एक एफ ग्रेड में इतनी ताकत कैसे होती है? यह मसूबा की विचार प्रक्रिया थी, इससे पहले कि वह सामने के मंच क्षेत्र के ठीक कुछ सेंटीमीटर बाहर अपनी पीठ के बल गिर गया। प्लोग, मसूबा की आंखें पीछे की ओर चली गईं और वह बेहोश हो गया। वह बेहोश होने के बाद भी खून उल्टी करता रहा। स्प्रिंट निष्क्रिय करो, राघव ने अपने मन में पुकारा। स्प्रिंट निष्क्रिय हो गया है। सन्नाटा, पूरी तरह से सन्नाटा था, क्योंकि हर कोई अपने ढीले लटके हुए जबड़े के साथ मंच क्षेत्र को घूर रहा था। उन्होंने अभी जो देखा था वह कुछ अविश्वसनीय था, कुछ ऐसा जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता। एक एफ ग्रेड ने 2 बी ग्रेड मिश्रित रक्तों को 30 मिनट से भी कम समय में हरा दिया। दूसरे मिश्रित रक्त ने लड़ाई में 1 सेकंड तक भी नहीं चला, इससे पहले कि वह हार गया। हर कोई अपने विचारों को संसाधित नहीं कर सका, यहाँ तक कि मिस एमी के आमतौर पर भावहीन चेहरे पर भी एक चौंका हुआ भाव था। गति का वह विस्फोट कुछ ऐसा नहीं है जो एक जुलू रैंक वाला हासिल कर पाए। मिस एमी ने संदेह की नज़र से राघव को घूरा। राघव मंच पर विचारशील नज़र से खड़ा था। मैंने इसे पहले इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये बहुत संतोषजनक है, सिवाय इसके कि यह कितनी ऊर्जा का उपभोग करता है, राघव ने सोचा। मूल रूप से उसका मुक्का एक जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त को 3 से 7 फीट से अधिक दूर नहीं भेजता, लेकिन इसे अपनी गति से 2 से गुना करने के बाद मुक्के में दोगुनी ताकत थी। मुक्के के कारण मसूबा की पसलियां और उरोस्थी वर्तमान में फ्रैक्चर हो गए थे। राघव ने यह द्वंद्व जीत लिया। कई सेकंड बीत जाने के बाद सुपरवाइजर बोला ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हर कोई अपने सदमे से बाहर आया, लेकिन अभी भी राघव को आश्चर्यचकित नज़र से घूर रहा था। उसने मसूबा को एक ही सेकंड में हराने में कैसे कामयाबी हासिल की? शायद वह 1 कदम 4 जुलू रैंक वाला भेस में है। ये कैसे संभव है जब वह सिर्फ एफ ग्रेड है? छात्र अपने दिमाग को इस बात के चारों ओर लपेट नहीं सकते थे कि अभी क्या हुआ था। अरोरा की आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसने राघव को मंच से नीचे जाते हुए देखा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब उसने मुझसे लड़ाई की थी तो वह अपनी शक्ति को रोके हुए था? ये हर किसी के लिए विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा था। सुपरवाइजर सैमसुना मसूबा की ओर चला, जो जमीन पर था, और उसका सिर उठाया, इससे पहले कि उसने उसके मुंह में एक नारंगी गोली डाली। मसूबा, जिसका चेहरा पहले पीला था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। मिश्रित रक्तों की ऐसी लड़ाइयाँ हो सकती थीं क्योंकि वे इतने मजबूत थे कि वे घातक चोट मिलने पर भी बच सकते थे। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो राघव के एक मुक्के ने पल भर में उनकी जान ले ली होती। मसूबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जब उसकी हड्डियां वापस जगह पर आ गईं और उसकी टूटी हुई पसलियां फिर से जुड़ गईं। उग, उसने दर्द के साथ चिल्लाया जब एक और टूटी हुई हड्डी फिर से जुड़ गई। कुछ और सेकंड के बाद वह खड़ा हो गया। हमारी शर्त याद है, अब इसे सौंप दो, राघव ने मंच के दूसरे छोर से चिल्लाया। मसूबा का चेहरा उदास था, क्योंकि उसने एक छोटा नीला घन निकाला और राघव की ओर चला। ये लो, उसने घन को राघव को सौंप दिया। राघव ने एक मुस्कुराहट के साथ इसे इकट्ठा किया। आपका दान सराहनीय है, राघव ने घन को इकट्ठा करने के बाद कहा। वह मिस एमी के साथ जाने के लिए मुड़ गया। हे, मसूबा ने एक झिझक भरी नज़र के साथ राघव को पुकारा। राघव ने अपने कदम रोक दिए, क्योंकि उसने मसूबा को घूरने के लिए अपना सिर एक तरफ घुमाया।
क्या हम सब कुछ भूलकर दोस्त बन सकते हैं? मसूबा ने प्रस्ताव रखा। गैस बाकी छात्र आश्चर्य में हौंफ गए, भले ही वे समझ गए थे कि मसूबा का क्या लक्ष्य था। दोस्त, राघव ने एक भ्रमित नज़र के साथ सवाल किया। हाँ दोस्त, मेरे पिता प्लांकटन शहर में पुलिस के प्रमुख हैं। इससे पहले कि मसूबा अपना बयान पूरा कर पाता, राघव ने उसे बीच में ही काट दिया। तुम एक एफ ग्रेड कचरे के साथ दोस्त बनना चाहते हो? राघव ने उसे एक उपहासपूर्ण नज़र के साथ सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब नहीं, तुम कचरा नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता हूँ, मसूबा ने सवाल का जवाब देते हुए हकलाया। नहीं धन्यवाद, कचरा तुम्हारे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता, राघव ने उसे मना कर दिया और तुरंत मुड़ गया और चलना जारी रखा। हर कोई एक बार फिर से हैरान था। क्या उसने अभी मसूबा को फिर से मना कर दिया? हर कोई जानता था कि मसूबा के पिता प्लांकटन शहर में पुलिस के प्रमुख थे। ऐसा कोई नहीं था जो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, फिर भी उसे एक एफ ग्रेड ने मना कर दिया। मसूबा के चेहरे पर अपमान का भाव था क्योंकि उसने राघव को मिस एमी के साथ जाते हुए देखा। दोस्त, हा, किसे उसकी जरूरत है? ये राघव की विचार प्रक्रिया थी क्योंकि वह मिस एमी के साथ अपने प्रशिक्षण कक्ष की ओर चला। उसने अपने हाथों में नीले घन को घूर कर देखा, उसके चेहरे पर लालच के भाव दिखाई दे रहे थे। राघव, तुम इतनी बड़ी राशि का क्या करने की योजना बना रहे हो? मिस एमी ने सवाल किया। पहले द्वंद्व में शर्त ये थी कि अगर वह जीतता है तो राघव को मसूबा द्वारा 50,000 रेत दिए जाएंगे, जबकि अगर वह हारता है तो मसूबा ने मांग की थी कि राघव जब भी वे रास्ते पार करते हैं तो उसे सिर झुकाकर सलाम करे। मिस एमी को शायद कुछ पैसे चाहिए, राघव ने एक चुलबुले लहजे के साथ कहा। तुम धूर्त छोटे बच्चे, तुम जीतने के बाद अभिमानी हो रहे हो, है ना? मिस एमी ने कहा और राघव के सिर पर मारने लगी। आउच! राघव ने दर्द में चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ा। ये ठीक है अगर तुम कहना नहीं चाहते, मिस एमी ने समझ की नज़र के साथ जोड़ा। मैं स्वतंत्र होने की योजना बना रहा हूँ, राघव ने कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद कहा। ये ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहते, मिस एमी ने समझते हुए कहा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, राघव ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कहा। मिस एमी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। आत्मनिर्भर? उन्होंने पूछा। हाँ मिस एमी, मैं ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ मैं अवांछित हूँ, राघव ने जवाब दिया। राघव का जवाब सुनकर मिस एमी सोच में पड़ गईं। तो तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मिस एमी ने पूछा। मैंने रिसर्च की है और अब जब मैं ये द्वंद्व जीत गया हूँ तो मेरे पास अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसा है, राघव ने उत्सुकता से जवाब दिया। यह एक बुरा विचार नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही कानूनी उम्र के हो, लेकिन अभी अपार्टमेंट किराए पर लेना एक बर्बादी भी हो सकती है, मिस एमी ने कहा क्योंकि वे अपने डोजो के सामने रुक गए थे। इस समय में मनुष्यों, स्लाकोव और मिश्रित रक्त के लिए कानूनी उम्र 16 वर्ष थी। 16 साल की उम्र में एक व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा और अभी राघव पहले से ही 17 साल का था। आपका क्या मतलब है, मिस एमी? राघव ने भ्रमित होकर पूछा। अगले 4 महीनों में एमबीओ प्रवेश परीक्षा होगी। यदि तुम पास हो जाते हो और एमबीओ प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश के लिए चुने जाते हो तो तुम्हें रहने या खाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सरकार ये तुम्हारे लिए प्रदान करेगी, मिस एमी ने समझाया। वह राघव के फैसले को समझ सकती थी कि वह कहाँ से आ रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि उसके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेना एक बर्बादी हो सकती है, सिर्फ 4 महीने बाद उसे छोड़ने के लिए। यहाँ किराए बहुत महंगे थे और ज़्यादातर वार्षिक भुगतानों के साथ ही काम करते थे। तुम्हें इसके बजाय अन्य चीज़ों के लिए बचत करनी चाहिए, जैसे कि तुम्हें एमबीओ शिविर में रहने के दौरान आवश्यक आपूर्ति। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि सैन्य प्रावधानों से अलग आपूर्ति के बिना वहाँ जीवित रहना आसान नहीं होगा, मिस एमी ने थोड़ी चिंतित होकर कहा। मिस एमी जो कह रही हैं उस पर उन्हें यकीन है। अगर ऐसा है तो मुझे और ज़्यादा मुआवजा लेना होगा, राघव ने सोचा। धन्यवाद मिस एमी, लेकिन ये बेहतर होगा कि मैं अभी बाहर चला जाऊं। बचत के मुद्दे के बारे में मैं और भी पैसा कमाकर ऐसा करने की योजना बना रहा हूं, राघव ने मिस एमी को मुस्कुराते हुए थोड़ा झुकाया। ठीक है, बस सुनिश्चित करें कि तुम अच्छी तरह से योजना बनाओ क्योंकि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि सिर्फ शक्ति होना काफ़ी नहीं हो सकता है, धन भी एक गुण है, मिस एमी ने अपने डोजो के सामने रखी 3 सीढ़ियां चढ़ने से पहले कहा। वह अचानक रुकी और राघव को घूरने के लिए मुड़ी। चूंकि तुम आज चुनौती जीत गए, तुम और मैं इसके बजाय उस डेट पर जाएंगे, मिस एमी ने कहा और वापस मुड़कर अंदर चली गईं। डेट? ये सुनकर राघव के चेहरे पर भ्रमित भाव आ गए। अंदर आओ और अपने कैजुअल कपड़ों में वापस बदलो, मिस एमी ने डोजो के अंदर से चिल्लाया। राघव अभी भी मिस एमी के अचानक दिए बयान से भ्रमित था, लेकिन फिर भी डोजो में चला गया। खाने का लुत्फ। 20 मिनट बाद मिस एमी और राघव एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। उनके सामने मेज पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। बीफ टकी, म्यूटेटेड विशाल झींगा, फ्राइड टाइगर फिश, ब्लैक राइस, स्टिक पर फ्राइड केकड़े इत्यादि। मेज अलग अलग तरह के विदेशी खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी। राघव की आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसने उनके सामने रखी दावत को देखते हुए लार निगला।
कौन जानता था कि मिस एमी भी खाने की शौकीन थीं। मिस एमी द्वारा ये सब ऑर्डर करने के बाद राघव हैरान था। वे वर्तमान में इमारत की 634वीं मंजिल पर एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में थे। मिस एमी ने राघव को उसके आज के प्रदर्शन के लिए इनाम देने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर राघव हार गया होता तो उन्हें जॉन ब्राउन के साथ डेट पर जाना पड़ता, तो उसे जीतने के बाद राघव को वह इनाम देना चाहिए। यह एक डेट होनी चाहिए थी, इसके बजाय यह एक फूड ट्रीट की तरह थी। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो राघव ने सबसे पहले ऑर्डर दिया। मिस एमी ने उस समय उससे कहा था कि वह संकोच न करे और जो चाहे ऑर्डर करे, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा ऑर्डर नहीं करने का फैसला किया। वह हैरान था जब उसने देखा कि मिस एमी ने कितना खाना ऑर्डर किया था। पूरी मेज इस समय अलग अलग तरह के व्यंजनों से भरी हुई थी। दूसरी मेजों पर बैठे लोग उन्हें अजीब निगाहों से घूर रहे थे, लेकिन उन दोनों को थोड़ी भी परवाह नहीं थी। रेस्टोरेंट एक शानदार था। यह आंतरिक डिज़ाइन से स्पष्ट था। मेज और सीटें इतनी काली, चमकदार और चिकनी थीं कि उनकी सतहों पर दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों से उन्हें एक दर्पण समझा जा सकता था। पूरी फर्श एक प्रकार की तकनीकी निर्माण सामग्री से बिछी हुई थी जो बादलों की तरह चमकती थी। फर्श पर चलने से ऐसा लगता था कि तुम बादलों पर चल रहे हो। हवा इतनी स्वादिष्ट महक रही थी कि तुम उसका स्वाद ले सकते थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक निमंत्रण का। मिस एमी ने, जो वर्तमान में एक लाल झींगा पकड़े हुए थी, राघव को यह देखकर बुलाया कि उसने खाना शुरू नहीं किया था। खाना शुरू करो, मिस एमी ने अपने मुंह को खोलने और झींगा के एक हिस्से को अपने मुंह में डालने से पहले कहा। राघव मुस्कुराया क्योंकि वह सिर्फ ये सोच रहा था कि पहले कौन सा पकवान आजमाना है। चलो पहले म्यूटेटेड झींगा से शुरू करते हैं, राघव ने सोचा और मेज पर लाल झींगा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह बता सकता था कि झींगा पहले से ही गर्म सॉस में डुबोया गया था, यही वजह थी कि यह पूरी तरह से लाल था। मेज पर ऐसे 5 थे और हर एक हथेली से 3 गुना बड़ा था। राघव ने उनमें से एक को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और जल्दी से अपने मुंह में भर लिया। इसका आधा हिस्सा अभी भी एक मानव हथेली से बड़ा था, फिर भी राघव पूरी चीज को अपने मुंह में डाल पाया। उसके गाल फूल गए क्योंकि वह खुशी से मुस्कुराया। ये सब वादी अष्ट है। उसका मुंह भरा होने के कारण वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। कड़ड़ड़ कड़ड़ड़ कड़ड़ड़। जैसे जैसे राघव म्यूटेटेड झींगा को चबाता गया, वह कई स्वादों का पता लगा सकता था। पहली बार में नमक का स्वाद थोड़ा तेज था, लेकिन उसके बाद वह मिलाए गए मसालों का पता लगा सकता था। चिकन जैसे स्वाद के साथ थोड़ा तीखा, क्रैनबेरी और फूलों जैसे लवेंडर जैसे छोटे रसदार स्वादों के साथ मिला हुआ। समुद्री गंध भी मौजूद थी जो एक अद्भुत एहसास दे रही थी। सब कुछ एक साथ मिलकर उसके मुंह में एक सुखद प्रकार का स्वाद पैदा कर रहा था, जो तेज और हल्का दोनों था। राघव ने दूसरे आधे हिस्से को तुरंत पकड़ लिया और उसे एक ही बार में नीचे उतार दिया। राघव के हाथ और मुंह नहीं रुके जब तक कि मेज पर कुछ भी नहीं बचा था। कुछ ही मिनटों में सब कुछ उसके और मिस एमी द्वारा खा लिया गया था। राघव ने कुर्सी पर आराम किया और राहत में आह भरी। आह, ऐसा लगता है कि मैं कुछ देर के लिए गर्भवती होने वाला हूँ, राघव ने अपने फूले हुए पेट को देखते हुए सोचा। उसने मिस एमी को देखने के लिए ऊपर देखा जो भी संतुष्टि का भाव रखती थीं। राघव ने मिस एमी के पेट के क्षेत्र को देखा और हैरान था। वह सारा खाना कहाँ गया? वह देख सकता था कि कोई उभार नहीं था। एक भी छोटा संकेत नहीं था कि उसने अभी अभी एक बड़ा भोज किया था। उसने अपने मन में हिसाब लगाया कि मिस एमी ने मेज पर रखे खाने का कम से कम 60% खाया था। कौन जानता था कि मिस एमी ऐसी राक्षस थी? ये देखकर कि उनका पेट पहले की तरह समतल था, वह मिस एमी के साथ खाने की प्रतियोगिता करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वैसे राघव, तुमने मासूबा की दोस्ती क्यों नहीं स्वीकार की? मिस एमी ने ये पूछने का फैसला किया क्योंकि यह उन्हें कुछ समय से परेशान कर रहा था। राघव ने यह सुनकर सीधा बैठ गया और कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं देखा, फिर जवाब दिया, मिस एमी, मेरे जीवन के इस मोड़ पर मैंने ऐसी दोस्ती को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है जो नकली के अलावा कुछ भी नहीं होगी। वह मासूबा उनमें से एक था जिसने मुझे कचरा कहा था, लेकिन उसकी पिटाई करने के बाद उसने दोस्त बनाने का फैसला किया। मैं ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा कि जब मैं कमजोर स्थिति में हूं तो वे मेरा साथ देंगे। क्या होगा अगर एक दिन मैं अपनी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ हूं या फिर से कचरा बन जाऊं, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति मेरा दोस्त रहेगा? अगर शक्ति ही हमारे बीच के बंधन का एकमात्र कारण है तो वहां कोई बंधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्ती शक्ति पर आधारित होने वाली है तो यह नकली है और मुझे यह नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं लोगों के साथ कभी वास्तविक बंधन स्थापित कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये शक्ति या स्वार्थी हितों पर आधारित नहीं होगा, राघव ने विस्तार से समझाया। मिस एमी ने उसे कुछ सेकंड के लिए घूरा, फिर जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात समझती हूं, लेकिन इस तरह सोचना भी बेवकूफ़ी है। राघव मिस एमी के जवाब से हैरान था। अगर वह समझती हैं तो वह अभी भी क्यों कह रही हैं कि यह बेवकूफ़ी है? राघव ने सोचा।
ये बेवकूफ़ी है क्योंकि तुम यह नहीं जान सकते कि तुम्हें कब विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे लोगों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, मिस एमी ने कहा। राघव अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहा था। मैं तुमसे उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम बस उनके किसी तरह के सहयोगी या परिचित बन सकते हो, और जब तुम खुद को किसी ऐसी मुश्किल स्थिति में पाओ जिसे शक्ति से हल नहीं किया जा सकता, तो तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, कभी कभी संबंध बहुत उपयोगी होते हैं, मिस एमी ने कहा और खड़ी हो गईं। हम जा रहे हैं, राघव ने मिस एमी की हरकत देखकर सवाल किया। क्या तुम एक और राउंड ऑर्डर करना चाहते हो? मिस एमी ने पूछा। आह नहीं, मैं ठीक हूँ, राघव ने अपने पेट को देखते हुए जवाब दिया, फिर वह भी खड़ा हो गया। मिस एमी ने बिल चुकाया और वे रेस्टोरेंट से और उसके बाद उस बड़ी इमारत से भी बाहर निकल गए। मिस एमी ने अपनी होवर बाइक पर राघव को उसके घर पर छोड़ दिया। इस तरह वह यादगार दिन समाप्त हो गया। राघव अगली सुबह उठा और उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। मेजबान विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, ब्लडलाइन खोज दुकान। उसने बिना समय बर्बाद किए मेजबान विशेषताओं को बुलाया। मेजबान विशेषताएं, नाम राघव ओस्लो, स्तर 4, श्रेणी अनुभव 260/9500, HP 170/170, ऊर्जा 80/80, विशेषताएं, शक्ति 32, धारणा 30, मानसिक दृढ़ता 28, चपलता 28, गति 30, बहादुरी 28, बुद्धिमत्ता 31, आकर्षण 0, विशेषता अंक 36। जब से राघव ने मानसिक दृढ़ता को दूसरों के बराबर बढ़ाया था, तब से वह आपात स्थितियों के लिए विशेषता अंक बचा रहा था। हर हफ्ते वह प्रत्येक विशेषता में केवल 4 अंक जोड़ता था और बाकी बचा लेता था। विशेषता अंक बचाने का दूसरा कारण यह था कि जब वह आकर्षण को अनलॉक करता तो वह उसे अन्य विशेषताओं के अंकों तक बढ़ा पाएगा। राघव ने जुलू रैंक बनने के बाद पिछले दिन सिस्टम इंटरफेस की जांच नहीं की थी। अब जब वह इसे जांच रहा था तो उसने देखा कि उसकी शक्ति के आंकड़े ऊपर नहीं गए थे, भले ही उसकी ताकत में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। क्या सिस्टम केवल उन्हीं आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है जो वह मुझे देता है? लगता है यही मामला है, राघव ने मन ही मन सोचा। अगर सिस्टम उसकी ताकत में वृद्धि के आधार पर आंकड़ों को रिकॉर्ड करता तो वे अभी जो हैं उससे 2 गुने होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मुझे आकर्षण को अनलॉक करने के लिए किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है। राघव 2 महीने से आकर्षण को अनलॉक नहीं कर पाने के बाद चिंतित होने लगा था। वह आवश्यकता के बारे में सोच रहा था। उसके मन में एक हिस्सा महसूस कर रहा था कि शायद उसे एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने कुछ बड़ा करना होगा, जबकि दूसरा हिस्सा महसूस कर रहा था कि शायद उसे कोई प्रेमिका या ऐसा कुछ हासिल करना होगा। वह जानता था कि बाद वाला विचार मूर्खतापूर्ण था, लेकिन यह उसे कुछ समय से परेशान कर रहा था। उसे याद आया कि जब बहादुरी अनलॉक हुई थी तब भी वह एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थी, लेकिन आकर्षण उसके साथ अनलॉक नहीं हुआ था, इसलिए वह काफी भ्रमित था। लेकिन उसे लगा कि आकर्षण को अनलॉक करने के लिए आवश्यकता कुछ ऐसी हो सकती है जो उसे गुप्त न रहने दे। ये सब सोचते हुए राघव को हल्का सिर दर्द होने लगा। शायद मैं बस मिस एमी से पूछ लूंगा कि आकर्षण की उनकी परिभाषा क्या है। राघव ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला और फिर क्षमताओं को खोलने के लिए आगे बढ़ा। कौशल और क्षमताएं, झटपट दौड़ स्तर 3, लंबी दौड़ स्तर 2, पुनर्जीवन स्तर 2, रूप बदलना स्तर 2, जोड़ हिलाना स्तर 2, विषाक्तता प्रतिरक्षा स्तर 2, मनोरंजन स्तर 2, ब्लडलाइन अधिग्रहण स्तर 2, काटना स्तर 5, हथेली का प्रहार स्तर 3, तलना स्तर 7। जब भी वह नीचे खाना पकाने के कौशल देखता था तो राघव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि खाना पकाने के कौशल का स्तर उसकी लड़ने की क्षमताओं से ज्यादा था। शायद मुझे बॉस डांजो का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए और उनका उत्तराधिकारी बन जाना चाहिए, राघव ने आह भरते हुए कहा। वह अपनी लड़ने की क्षमताओं का उपयोग करने के बजाय ज्यादातर रसोई में जा रहा था। यही वजह थी कि उसके खाना पकाने के कौशल का विकास बढ़ गया था। इसका अच्छा पक्ष ये था कि जब उसे पता चला कि वह कुछ खाना पकाने के कौशल का उपयोग वास्तविक लड़ाई में कर सकता है। उसने एक बार जब वह और मिस एमी अभ्यास कर रहे थे तो काटना का उपयोग करने की कोशिश की और उस समय यह उनके हमले के लिए एक सही जवाबी हमला साबित हुआ। राघव को अब जो कमी महसूस हो रही थी वह था अनुभव, और वह भी एमबीओ प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले और अधिक अनुभव प्राप्त करने के तरीके का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह ब्लडलाइन अधिग्रहण के स्तर को बढ़ाना चाहता था ताकि वह उच्च श्रेणी के ब्लडलाइन चुरा सके, लेकिन उसे लगा कि उसे उस हद तक स्तर बढ़ाने के लिए बहुत सारे निम्न श्रेणी के ब्लडलाइन चुराने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि स्तर बढ़ाना किसी विशिष्ट कौशल या क्षमता के अधिक उपयोग से आता है। राघव अपने टब से उठा और स्कूल के लिए तैयार होने गया। कुछ ही मिनटों में वह तैयार हो गया। मुझे आज एक अपार्टमेंट ढूंढना है, राघव ने धीरे से घर से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाया। राघव कुछ ही मिनटों में दौड़कर स्कूल पहुंचा और हमेशा की तरह स्कूल की रसोई में गया। वह अब जिस तरह से काम करता था वह था दिन की गतिविधियों के लिए कक्षा में जाने से पहले स्कूल की रसोई में 3 घंटे काम करना।
भले ही उसे केवल 3 घंटे काम करना था, फिर भी उसे हर महीने 5,000 रेड मिल रहे थे। इस समय कोई नहीं जानता था कि राघव के पास 2.5 लाख से अधिक रेड थे। हालांकि यह लाखोंपतियों और उनके जैसे लोगों की नज़रों में एक बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन राघव को अभी भी काफ़ी अमीर माना जाता था। उसे अभी भी याद था कि उसके पिता ऊर्जा खनन से हर महीने लगभग 20,000 कमाते थे, जबकि उसकी माँ एक उप सहायक लैब वैज्ञानिक होने से लगभग 15,000 कमाती थीं। इसलिए उसे काफ़ी अमीर माना जा सकता था, भले ही उसने ये पैसा अमीर बिगड़ेल बच्चों से चुराया हो। माफ़ कीजिए, प्राप्त किया हो। दिन काफ़ी हद तक बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। यह अभी तक सामने नहीं आया था कि राघव पहले से ही एक जुलू रैंक मिश्रित रक्त था। अगर ऐसा होता तो इससे एक बड़ा हंगामा मच जाता। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि एफ ग्रेड मिश्रित रक्त के लिए जुलू रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह ब्लडलाइन के लिए सबसे निचला ग्रेड था। ब्लडलाइन का ग्रेड ये निर्धारित करता था कि एक मिश्रित रक्त ब्लडलाइन रैंकिंग में कहां तक पहुंचेगा। हर कोई राघव को एक मिश्रित रक्त के रूप में देखता था, जो अपने ब्लडलाइन ग्रेड के एफ से कम होने के कारण कभी भी जुलू रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा। समापन घंटों के बाद राघव ने स्कूल परिसर छोड़ दिया। वह वर्तमान में प्लैनकटन शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर जा रहा था। मिस एमी ने उसे प्रशिक्षण के लिए आज की छुट्टी दी थी, क्योंकि उसने रहने के लिए एक अपार्टमेंट खोजने का फैसला किया था। वह वर्तमान में शहर के किनारे की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके शोध के अनुसार वह घर किराए पर लेने के लिए सबसे सस्ती जगह थी। राघव के पास सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पैसे थे, लेकिन वह अभी भी सोच रहा था कि उसे करना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसे पैदल चलने की आदत हो गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का फैसला किया। उसने निकटतम पार्क में एक होवर बस में सवार हुआ। यहाँ की होवर बसें अन्य बसों की तरह ज़मीन से कुछ इंच ऊपर तैरती थीं और उनकी गति बहुत सहज थी। किसी भी तरह की कोई धमक नहीं थी और सड़कों के विभिन्न हिस्सों में स्थानिक रिंग स्थित थे। ये केवल वाहनों के लिए उनके गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए था। एक स्थानिक रिंग एक ही समय में 10 बड़े ट्रकों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ी थी और यह सड़कों पर हमेशा सक्रिय रहती थी। ये पैदल चलने वालों के लिए टेलीपोर्टेशन शकल की तुलना में बड़े द्रव्यमान और दूर तक टेलीपोर्ट कर सकती थी। एकमात्र मुद्दा यह था कि एक व्यक्ति स्थानिक रिंग में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति स्थानिक रिंग में प्रवेश करने की कोशिश करता तो दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। यही वजह थी कि टेलीपोर्टेशन सकल व्यक्तियों के लिए था। होवर बस ने अपनी यात्रा शुरू की और राघव के गंतव्य तक पहुंचने में केवल 5 मिनट लगे। राघव को बस के अंदर के नज़ारों या उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला छात्र की नज़रों का आनंद लेने का भी पर्याप्त समय नहीं मिला। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यात्रा इतनी छोटी होगी। जैसे ही राघव नीचे उतरा, उसकी नज़र में जो आया वह 30 मंजिला और इसी तरह की छोटी इमारतें थीं। शहर के मुख्य हिस्से के विपरीत ये जगह एक कस्बे की तरह थी। राघव अपनी दाईं ओर एक विशेष इमारत की ओर चला, जो एक कॉफ़ी शॉप थी। वह छोटी कॉफ़ी शॉप में चला गया और खिड़की के किनारे एक छोटी मेज के सामने पहुंचा। एक हरी व्यापारिक सूट पहने एक आदमी वहां उसका इंतजार कर रहा था। शुभ दिन, राघव ने उसका अभिवादन किया। शुभ दिन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आदमी ने विनम्रता से पूछा। मुझे यहाँ एक निश्चित श्री कालू से मिलना है, राघव ने जवाब दिया। वह मैं हूँ, और आप हैं? आदमी ने जवाब दिया और फिर से पूछा। राघव ने अपना नाम बताया। ओह श्री राघव, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आदमी खड़ा हो गया और राघव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राघव ने थोड़ा हैरान होकर हाथ मिलाया। मैंने उम्मीद की थी कि वह ये जानकर घबरा जाएगा कि वह एक बच्चे से मिल रहा है, राघव ने सोचा और औपचारिकताओं के आदान प्रदान के बाद उसके सामने बैठ गया। यह आदमी एक एजेंट था जिससे राघव ने मिस एमी के माध्यम से पहले संपर्क किया था। वह वही था जो राघव को यहाँ एक अपार्टमेंट दिलाने में मदद करेगा। राघव ने उम्मीद की थी कि जब एजेंट उससे मिलेगा तो उसका कुछ रवैया होगा, लेकिन वह हैरान था कि उसे एक ऐसे विनम्र व्यक्ति से मिलना पड़ा जो ये जानकर भी नहीं हिचका कि वह एक बच्चे से मिल रहा है। दोनों ने उस तरह के अपार्टमेंट पर चर्चा शुरू की जिसे राघव किराए पर लेना चाहेगा। राघव द्वारा अपनी पसंद बताने के बाद श्री कालू ने एक डिवाइस निकाला जिसने विभिन्न अपार्टमेंट के दृश्यों को प्रक्षेपित किया। राघव को केवल एक विशेष अपार्टमेंट पर जूम इन करने के लिए प्रक्षेपण को छूने की जरूरत थी। उनमें से कई की जांच करने के बाद राघव ने अंततः एक विकल्प चुना। मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा, राघव ने प्रक्षेपण पर प्रदर्शित अपार्टमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। राघव के एक अपार्टमेंट चुनने के बाद एजेंट मिस्टर कालू राघव को उस जगह पर ले गए जहां वह स्थित था। ये सिर्फ कुछ ही ब्लॉक दूर था। ये शहर का किनारा था, इसलिए राघव इस आवासीय क्षेत्र के पीछे एक विरल जंगल की रूपरेखा देख सकता था, जिसके बीच में एक अच्छी तरह से बनी सड़क थी जो शहर की सीमाओं की ओर जाती थी। वे तीसरी सड़क के बीच में स्थित एक 7 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। ये पीले और भूरे रंग की थी। यह अच्छी तरह से संरचित थी और न तो बहुत फैंसी लगती थी और न ही खराब दिखती थी।
हालांकि यह क्षेत्र एकांत अकेडमी से बहुत दूर था, लेकिन परिवहन ने लंबी दूरी को बेकार कर दिया था। होवर बस स्टेशन तक पैदल चलने के बाद राघव 5 मिनट के भीतर स्कूल पहुंच जाएगा। मिस्टर कालू राघव को आखिरी मंजिल पर तीसरे अपार्टमेंट में ले गए। प्रत्येक मंजिल पर लगभग 7 अपार्टमेंट थे, लेकिन आखिरी मंजिल पर केवल 4 थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां एक बड़ी बालकनी थी जो 1/3 जगह को कवर करती थी। राघव जिस अपार्टमेंट को किराए पर लेने वाला था वह बालकनी की ओर जाने वाले दरवाजे के ठीक बगल में था। एजेंट उसे अपार्टमेंट में ले गया और उसे दिखाया कि हर कमरा कैसा दिखता है। अपार्टमेंट में 2 कमरे थे, जिसमें एक रसोई और एक बैठक का कमरा था जो 50 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा था। ये सच में अच्छी तरह से व्यवस्थित था। राघव संतुष्ट भाव के साथ हर जगह का निरीक्षण करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। भले ही उसकी उम्मीद से एक अतिरिक्त कमरा था, लेकिन कीमत जानने के बाद भी वह उस जगह को किराए पर लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। 50,000 रैड, राघव ने मिस्टर कालू से पूछा। हाँ मिस्टर राघव, क्या कुछ गलत है? अगर आपको लगता है कि यह बहुत महंगा है तो हम इस पर मोलभाव कर सकते हैं, मिस्टर कालू ने प्रस्ताव दिया। ओह, तो कीमत अभी भी इससे कम हो सकती है। राघव सुखद रूप से आश्चर्यचकित था क्योंकि वह इसे इससे भी महंगा होने की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, मैं 40,000 का भुगतान कैसे करूं? राघव ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आह मिस्टर राघव, 40 मोलभाव की सीमा से थोड़ा कम है, क्या हम इसे 45,000 तक बढ़ा सकते हैं? मिस्टर कालू ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। राघव अभी भी थोड़ा और मोलभाव करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि मिस्टर कालू शुरू से ही उसके प्रति अच्छे थे और इस समय उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे थे, इसलिए उसने इसे और आगे नहीं खींचने का फैसला किया। ठीक है, तो 45,000 ही सही, राघव मुस्कान के साथ सहमत हो गया। चूंकि राघव का कोई बैंक खाता नहीं था, इसलिए लेन देन नकद में किया गया था। मिस्टर कालू ये जानकर चौंक गए कि राघव की उम्र में उसका कोई बैंक खाता नहीं था, लेकिन वह नकद में भुगतान स्वीकार करने के लिए काफ़ी उदार था। इसने राघव की करने वाली चीज़ों की सूची में एक और गतिविधि जोड़ दी, एक बैंक खाता खोलना। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और सब कुछ हो जाने से पहले उन्हें उचित दस्तावेजीकरण और पहुंच के लिए उस क्षेत्र के आसपास एक सरकारी एजेंसी का दौरा करना पड़ा। शाम करीब 5 बजे वे प्रक्रिया पूरी कर चुके थे और राघव को अपार्टमेंट की चाबी दे दी गई। मिस्टर कालू ने राघव के साथ आसपास रहने के कुछ अन्य नियमों के बारे में संक्षिप्त बातचीत के बाद चले गए। राघव खाली अपार्टमेंट में अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा था। अब मैं आखिरकार, इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता, उसकी नज़र में एक नोटिफिकेशन सामने आया। मेजबान ने लक्ष्य पूरा कर लिया है, कुल स्वतंत्रता प्राप्त करें। एक और लक्ष्य हासिल हुआ और इस बार यह कुल स्वतंत्रता कहता है। राघव ने हैरान होकर नोटिफिकेशन को देखा। लगता है कि एक अपार्टमेंट किराए पर लेना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का अंतिम मापदंड था। राघव ने चिंतन में अपनी थोड़ी पकड़ी। लक्ष्य पुरस्कार, लेस देन नया कौशल अनलॉक, मौन उन्नति ग्रेटर दैन, लेस देन 5,000 अनुभव ग्रेटर दैन। राघव ने चिंतनशील भाव के साथ पुरस्कारों को देखा। मौन उन्नति, एक आंदोलन से संबंधित कौशल लगता है। राघव का थोड़ा निराशाजनक रूप था क्योंकि उसके पास पहले से ही डैश और स्प्रिंट थे। वह कुछ ऐसा उम्मीद कर रहा था जिसका आंदोलन से कोई लेना देना न हो। मुझे इसे बाद में परखना होगा, राघव बड़बड़ाया और सिस्टम इंटरफेस पर मेजबान विशेषताओं को खोलने के लिए आगे बढ़ा। मेजबान विशेषताएं, नाम राघव ओस्लोव, स्तर 4, वर्ग अनुभव 5260/9500, HP 170170, ऊर्जा 80/80, विशेषताएं, ताकत 32, धारणा 30, मानसिक दृढ़ता 28, चपलता 28, गति 30, बहादुरी 28, बुद्धिमत्ता 31, आकर्षण 0, विशेषता बिंदु 36। राघव ने अपने अनुभव में वृद्धि देखकर सिर हिलाया। लगभग 4,000 और बाकी हैं, वह धीरे से बड़बड़ाया। जिस दर से मुझे अनुभव मिल रहा है वह बहुत धीमी है। उन दैनिक कार्यों के अलावा जो मुझे 50 तक देते हैं, साप्ताहिक और मासिक खोज जो मैंने पूरी की, और लक्ष्य अनुभव प्राप्त करने का कोई और तरीका होना चाहिए, राघव ने सोचा। उसे याद आया जब वह पृथ्वी के पुराने दिनों के वीडियो गेम के बारे में अधिक शोध कर रहा था, तो अनुभव प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारना पड़ता था, लेकिन यह एक गेम नहीं था, ये वास्तविक जीवन था और उसे कोई पता नहीं था कि वह कहाँ राक्षसों का सामना करेगा जिन्हें वह अनुभव प्राप्त करने के लिए हरा सकता है। उसने फिर से अपने स्तर को देखा। 2 महीनों में केवल 3 स्तर ऊपर जाना एक अच्छी गति नहीं है। मेरे आंकड़े बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन मेरे स्तर में वृद्धि इतनी नहीं है। मैं ऐसा हूं जिसे पुराने गेमर एक नौसिखिया कहेंगे। मुझे और अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की ज़रूरत है, अगर नहीं तो दुकान का कार्य और उस वर्ग की चीज़ को अनलॉक करने में मुझे बहुत लंबा समय लगेगा। मुझे यकीन है कि इसका भी स्तरों से लेना देना है। राघव ने समाधानों पर लंबे समय तक चिंतन करने के बाद सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया। उसने खाली अपार्टमेंट को देखा।
घर के सामान की खरीदारी करने का समय आ गया है। राघव मुस्कुराया और बाहर चला गया। वह अभी भी इस क्षेत्र में नया था, इसलिए जब वह इमारत के बाहर निकला तो उसे सबसे नज़दीकी दुकानों के बारे में पूछना पड़ा। वह 3 गलियों से गुजरा और एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कई दुकानें दाहिनी और बाईं ओर मिल सकती थीं। ये जगह एक स्थानीय व्यापारिक क्षेत्र की तरह थी। राघव ने किश्तों और घरेलू उपकरणों से संबंधित एक स्टोर खोजने से पहले चारों ओर देखा। राघव स्टोर में चला गया जिसमें इस समय ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। छोटे से स्टोर के भीतर गैजेट्स और उपकरणों की पंक्तियां खूबसूरती से व्यवस्थित थीं। राघव प्रोजेक्टर बल्ब देख सकता था जो टेलीविज़न सेटों का एक आधुनिक विकल्प थे। वहाँ वेब बोर्ड था जो कंप्यूटरों का एक आधुनिक विकल्प था। पूरा स्टोर विभिन्न प्रकार के गैजेट्स और घरेलू उपकरणों से भरा हुआ था। राघव ने अपनी पसंद के सामान चुनने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। शुरू में स्टोर के मालिक ने उसे बाहर भेजना चाहा जब उसने देखा कि एक छात्र स्कूल की वर्दी में उसके स्टोर के चारों ओर घूम रहा था और अलग अलग चीज़ें उठा रहा था, लेकिन जब राघव ने नकद का एक बंडल निकाला तो स्टोर के मालिक ने लार निगल ली और बहुत विनम्र हो गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राघव को स्टोर के चारों ओर दिखाया, जिससे उसे अपने वांछित उपकरण चुनने में मदद मिली। ये देखकर कि पैसे ने स्टोर के मालिक को कितना विनम्र बना दिया, राघव ने उसे अपनी संतुष्टि के लिए और अधिक उपयोग करने का फैसला किया। राघव ने उस आदमी से कहा कि वह अपनी खरीदी हुई हर चीज़ को अपने अपार्टमेंट तक नहीं ले जा पाएगा क्योंकि वे उसके लिए बहुत भारी थे और उसे बगल के दूसरे स्टोर में और भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत थी। शुरू में स्टोर का मालिक कहना चाहता था कि राघव को खुद ही एक रास्ता खोजना होगा, लेकिन राघव ने धमकी दी कि अगर स्टोर का मालिक उसकी मदद नहीं करने का फैसला करता है तो वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए दूसरे स्टोर में जाएगा। ये देखकर कि अगर राघव कहीं और जाने का फैसला करता है तो वह काफ़ी राशि खो देगा, स्टोर के मालिक के पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पहले अपने 2 पुरुष कर्मचारियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे भी मदद करनी पड़ी। वे स्टोर से निकले और राघव के अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। प्रत्येक व्यक्ति 3 कार्टन ले जा रहा था जहां सामान रखे गए थे। जब उन्हें पता चला कि राघव बिना लिफ्ट वाली इमारत की 7वीं मंजिल पर रह रहा है तो वे लगभग जोर से कोसने लगे। उन्हें सामान को इतना ऊंचा ले जाना होगा। आमतौर पर राघव इन सामानों को रखने के लिए भंडारण उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होता, लेकिन वह स्टोर के मालिक को पहले लगभग उसे बाहर भेजने के लिए दंडित करना चाहता था। किसी तरह स्टोर का मालिक एक गर्भवती महिला के पेट जैसा मोटा आदमी निकला। मैं केवल आपकी कसरत में मदद कर रहा हूं, राघव ने स्टोर के मालिक को देखकर महसूस किए गए किसी भी अपराधबोध को मिटा दिया जो वर्तमान में पसीने में लथपथ था। कुछ मिनट बाद वे शीर्ष मंजिल पर पहुंचे और राघव की खरीदारी को उसके अपार्टमेंट में ले गए। इसके बाद राघव अन्य चीज़ों जैसे गद्दे, लकड़ी की संरचनाएं जैसे पढ़ने की मेज और अलमारियां आदि प्राप्त करने के लिए दूसरे स्टोर में चला गया। पहले के विपरीत राघव ने इन सभी चीज़ों को खुद अपने नए अपार्टमेंट में वापस ले लिया। वह इसका उपयोग दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए कर रहा था। जब वह इधर उधर जा रहा था तो पड़ोस के लोग उसे एक दिलचस्प नज़र से देख रहे थे। इस क्षेत्र में उसका चेहरा अज्ञात था, इसलिए ये काफ़ी हद तक अपेक्षित था। वह आखिरकार उसे आवश्यक आखिरी उपकरण लाया और अपने हाथ में एक बड़े बक्से के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। वह इमारत के सामने पहुंचा और सीढ़ियों की ओर जाने वाला था जब किसी ने उसे बगल से बुलाया। नमस्ते, क्या आप वह नए व्यक्ति हैं जो अपार्टमेंट 48 में रहते हैं? यह एक नर्म स्त्री आवाज़ थी। राघव ने दाहिनी ओर मुड़कर देखा कि अभी किसने बात की थी। नमस्ते, क्या आप वो नए व्यक्ति हैं जो 48 नंबर के अपार्टमेंट में रहते हैं? यह एक मधुर, स्त्रीण आवाज़ थी। राघव उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने अभी अभी उससे बात की थी। वह एक किशोरी थी जिसने नीले रंग की स्वेटशर्ट और हरे रंग के तंग फिटिंग शॉर्ट्स पहने हुए थे। अपनी पतली काया के साथ वह एक एथलीट की तरह दिख रही थी। उसके बाल हल्के चांदी और गुलाबी रंग के थे जो उसे एक कोमल रूप दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। एक और चीज़ जिसने उसे सबसे अलग बनाया वह थी उसके माथे के दोनों ओर से निकली हुई 2 छोटी सी सींग। सींग लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन उनका आकार एक यूनिकॉर्न की तरह घुमावदार था। वह गली से राघव की ओर आ रही थी। हाँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राघव ने तुरंत लड़की का विश्लेषण करने के बाद पूछा। नहीं, इसके विपरीत, क्या मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ? किशोरी ने बात करते हुए राघव के हाथ में पकड़े बॉक्स की ओर इशारा किया। नहीं, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, राघव ने मुड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। राघव के उदासीन और बेपरवाह रवैये से लड़की हैरान थी। राघव ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से लड़की ने उसका पीछा किया। रुको, मैं भी यहीं रहती हूँ, हम पड़ोसी बनने वाले हैं, तो मुझे कम से कम तुम्हारी मदद करने दो, उसने पीछे से राघव को आवाज़ दी। किसी मदद की ज़रूरत नहीं, राघव ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। वह लड़की, जो स्पष्ट रूप से जिद्दी स्वभाव की थी, राघव के आगे दौड़ी और पीछे की ओर चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका सामना करने के लिए मुड़ी।
मैं एंगी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती हूँ, लड़की ने अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। एंगी, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, राघव ने बाएं मुड़कर और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए जवाब दिया। वह चढ़ते हुए एंगी के पास से गुजरा। रुको, और तुम्हारा नाम क्या है? एंगी ने राघव से पूछा, जो पहले ही उसे पीछे छोड़ चुका था। राघव एक पल के लिए रुका, फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। राघव। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सुनाई देने योग्य थी। राघव, प्यारा नाम है। एंगी धीरे से हंसी और फिर से राघव के सामने खड़े होने के लिए सीढ़ियां चढ़ी। चलो, मुझे तुम्हारी इसमें मदद करने दो, एंगी ने फिर से प्रस्ताव दिया। किसी मदद की ज़रूरत नहीं, राघव ने फिर से कहा, बाएं मुड़कर और उसके पास से गुजरने के लिए ऊपर की ओर चढ़ने लगा। टॉम 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 टॉम। वह फिर से सीढ़ियां चढ़ी और राघव को रोक दिया। चलो ना, हम पड़ोसी बनने वाले हैं, हमें एक दूसरे के प्रति अच्छे रहना होगा, उसने बॉक्स को राघव के हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, राघव ने बॉक्स को एक तरफ हटाते हुए उसके हाथ से बचाते हुए कहा। चलो ना, उसने फिर से बॉक्स को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई ज़रूरत नहीं, राघव ने फिर से उसका हाथ चकमा दिया। चलो ना, कोई ज़रूरत नहीं, चलो ना, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम्हारी मदद अनावश्यक है। राघव हर तरह से मदद करने की एंगी की कोशिशों से परेशान होने लगा था। उसने फिर से बॉक्स को पकड़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाया और इस बार राघव पूरी तरह से रास्ते से हट गया। अरे, एंगी चौंक गई क्योंकि उसका पैर सीढ़ी से बाहर निकले एक छोटे से धातु के टुकड़े पर फिसल गया। इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा है, उसने अपना संतुलन खो दिया था और उसका शरीर आगे की ओर गिर रहा था। जब से उन्होंने बात करना शुरू किया था, वे पहले ही तीसरी मंजिल पर चढ़ चुके थे, इसलिए इस समय गिरना उसे 50 सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने और चोटें लगने का कारण बन सकता था। राघव ने अपने दिमाग में उसके गिरने की गणना कर ली थी। उसे लगा कि वह परेशान करने वाली है और शायद उसे बस छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपना काम करना सीख ले, लेकिन उसे याद आया कि वह आखिर उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। राघव ने तेजी से बॉक्स को अपनी बाईं ओर खिसका दिया, उसे अपनी बांह के नीचे रखकर अपनी बाईं बांह से नीचे पकड़ लिया। वह जल्दी से मुड़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। एंगी, जो डर के मारे आंखें बंद करके सीढ़ियों की ओर गिर रही थी, उसने अचानक अपने निचले सीने के क्षेत्र के चारों ओर एक हाथ महसूस किया, जिसने उसे गिरने से रोक दिया। वह उसकी छाती से 1 सेंटीमीटर दूर था। अरे, वह आश्चर्य से चौंक गई। अपनी आंखें खोलकर उसने अपने शरीर को सीढ़ियों से टकराने से कुछ ही दूरी पर पाया। उसने अपना चेहरा एक तरफ मोड़ा और उस हाथ के मालिक को देखा जो राघव था। ध्यान से चलो, राघव ने उसे ऊपर खींचते हुए धीमी आवाज में कहा। इस पल एंगी ने अपने भीतर से शर्मिंदगी की लहर महसूस की। उसके गाल लाल हो गए जब उसने राघव को देखा जो मुड़ गया और फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह कई सेकंड तक उसकी पीठ को देखती रही, फिर जल्दी से ऊपर चढ़कर उससे मिलने गई। टॉम, राघव एक सामान्य गति से सीढ़ियां चढ़ रहा था, इसलिए वह आसानी से उसके साथ हो ली। वह शर्मीलेपन से अपना चेहरा बाईं ओर घुमाकर राघव की ओर देखने लगी, जो एक बेपरवाह भाव के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था। धन्यवाद, उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमाने से पहले धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, राघव ने जवाब दिया। उसने देखा कि राघव अब बॉक्स को 2 हाथों में नहीं पकड़े हुए था, बल्कि वह उसके बाईं ओर था। लगता है कि उसे सचमुच किसी मदद की जरूरत नहीं थी, उसने एक आश्चर्यचकित भाव के साथ मन ही मन कहा। पहली नज़र में हर कोई राघव को एक सामान्य कमजोर दिखने वाला लड़का समझता, भले ही वह हर दिन बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अपने हाथों में बड़े बॉक्स को देखकर उसने सोचा था कि उसके लिए इसे ऊपर तक ले जाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। क्या तुम भी मिश्रित रक्त हो? उसने एक जिज्ञासु नज़र के साथ पूछा। राघव ने एक प्रश्न के साथ जवाब दिया। मैं मिश्रित रक्त हूँ, लेकिन तुम वैसे नहीं दिखते थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम एक सामान्य इंसान हो, उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए समझाया। क्या मिश्रित रक्त होने के लिए दिखावट एक मापदंड है? राघव ने थोड़े असंतुष्ट भाव के साथ पूछा। अरे नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। बस मैं हमेशा मिश्रित रक्त के रूप में अपनी ताकत से कमज़ोरों की मदद करना चाहती थी और मैंने तुम्हें देखा। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है। उसने देखा कि जैसे जैसे वह और बोलती जा रही थी, राघव का चेहरा खट्टा होता जा रहा था, इसलिए उसने रुकने और माफ़ी मांगने का फैसला किया। कोई बात नहीं, राघव ने जवाब दिया। उसकी व्याख्या उसे अपने पुराने स्व की याद दिला रही थी, यही कारण था कि उसका चेहरा पहले खट्टा हो गया था। दुनिया किसी भी नायक के लायक नहीं है। पहले बस जीवित रहने की कोशिश करो, क्योंकि पर्याप्त शक्ति के बिना तुम्हारा जीवन सचमुच तुम्हारे हाथों में नहीं है। ये राघव का विचार था जब उसे हंगजो और बाकी की स्थिति याद आई। उनकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, इसलिए यदि वे उसे वहां मार भी देते तो उसकी मौत पर पर्दा डाल दिया जाता। लेकिन उसने पॉल को मारकर और हंगजो की वर्तमान स्थिति का कारण बनकर शहर में बहुत कुछ हलचल मचा दी थी।
यदि मिस एमी नहीं होती तो शायद वह पकड़ा जाता और मारा जाता। यही कारण है कि उसकी वर्तमान विचार प्रक्रिया इस ग्रह पर शक्ति के शिखर पर चढ़ना है ताकि कोई भी कभी भी उसके भाग्य या जीवन को नियंत्रित न कर सके। मैंने तुम्हें पहले बस में देखा था, तुम इचेलोन अकेडमी में पढ़ते हो ना? एंगी ने कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ी। राघव ने पुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन सोच रहा था कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछेगी जिसका इतना स्पष्ट जवाब था, क्योंकि वह अभी भी स्कूल की वर्दी में था। अरे, ये बहुत अच्छा है, मैं ब्लैक रॉक स्कूल में पढ़ती हूँ, एंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव को ब्लैक रॉक स्कूल याद था क्योंकि वह इचेलोन अकेडमी से बहुत दूर नहीं था। इचेलोन अकेडमी की तरह ब्लैक रॉक स्कूल में भी मिश्रित रक्त, स्लरकोव और इंसान मिले जुले थे। अंतर यह था कि इचेलोन अकेडमी की प्रतिष्ठा ज्यादा थी। जब वे एक साथ सीढ़ियां चढ़ते रहे, एंगी ने अपने स्कूल भविष्य के लिए अपनी योजनाओं, अपने माता पिता और भाई बहन के बारे में बात की। राघव ने उसकी बातों को सुना और कुछ शब्द कहे, जब तक कि वह अपने अपार्टमेंट के सामने नहीं पहुंच गया। एंगी अभी भी बोल रही थी, लेकिन उसे बीच में टोकना पड़ा, ये कहते हुए कि उसे अभी भी अपने अपार्टमेंट को व्यवस्थित करना है। एंगी ने सिर हिलाया और राघव के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा। राघव को यह देखकर अपना माथा ठोकने की इच्छा हुई कि वह अपने परिवार के साथ उसके ठीक सामने रह रही थी। यहाँ शोर होने वाला है, राघव ने आह भरी और अपने नए किराए के अपार्टमेंट में चला गया। राघव ने बक्सों के अंदर सब कुछ खोलना और व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ सही जगह पर रख दिया, गद्दे, दीवार पर प्रोजेक्शन स्क्रीन, पढ़ने की मेज आदि। उसने अपना काम तेज करने के लिए 2 बार स्प्रिंट का उपयोग किया और 30 मिनट में उसका काम पूरा हो गया। उसने एक मुस्कान के साथ अपार्टमेंट को देखा। लिविंग रूम की दीवारों पर समुद्र का एक प्रोजेक्शन था जो चमक रहा था। इसने एक शांत भावना दी। कमरे के बीच में काले और लाल चमड़े के कुशन थे। एक पढ़ने की मेज लिविंग रूम के उत्तर पश्चिम कोने में रखी गई थी, जिस पर एक गोलाकार कांच जैसी वेब बोर्ड रखी थी। कमरे के दक्षिण कोने में एक शेल्फ रखी थी। राघव सब कुछ अपनी इच्छानुसार संरचित देखकर संतुष्ट था। अचानक उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। मुझे अभी भी उन्हें लेने जाना है, मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ सकता, वे आखिर मेरे हैं। राघव ने बात करते हुए आह भरी। उसे उन कुछ कपड़ों को याद आया जो उसने इस दौरान खरीदे थे। उसने उन्हें अपने माता पिता के घर में अपने पुराने कमरे के अंदर एक छोटी अलमारी में रख दिया था। वह शुरू में वहां वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसे जाना पड़ा। वे सिर्फ कुछ कपड़े थे और वह उन्हें आसानी से वापस खरीद सकता था, लेकिन वह उस घर में अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। राघव अपने नए किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकला और नीचे चला गया। इस समय शाम के 7 बज चुके थे। राघव पास के बस स्टेशन की ओर बढ़ा और अपने माता पिता के घर वापस आ गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे अपने माता पिता के घर के सबसे नज़दीकी स्टॉप पर पहुंचने में केवल 5 मिनट लगे। राघव आवासीय क्षेत्र की ओर 34वीं गली से होकर चला। कुछ ही मिनटों में वह इस क्षेत्र के घरों की पंक्ति में 7वें नंबर के घर पर पहुंच गया। इस गली और उसकी नई अपार्टमेंट वाली गली के बीच का अंतर यह था कि यह जगह बेहतर बनी हुई थी, भले ही यहाँ सिर्फ बंगला टाइप के घर थे। ये साफ था कि शहर का ये हिस्सा ज्यादा शहरी इलाका था। राघव ने बिना समय बर्बाद किए घर की ओर कदम बढ़ाए। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी मां की कार सामने खड़ी नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह अभी घर नहीं आई थी। राघव, जिसे चाबी कहाँ रखी है ये पता था, उसे लेने गया। उसने दरवाजे खोले और सीधे उस कमरे में गया जिसमें उसने 10 साल बिताए थे। उसने अपना समय बर्बाद किए बिना अपनी कोठरी में रखे कपड़े निकाले जो उसके टब के पीछे रखे थे। वह एक स्टोरेज डिवाइस बाहर लाया जो कुछ उस जैसी थी जो उसने हंगजो से ली थी, एक बटन टाइप डिवाइस। उसने हंगजो की स्टोरेज डिवाइस को बहुत पहले ही हटा दिया था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंचे। राघव ने उसे एक्टिवेट करने के बाद कपड़े उसमें डाल दिए। वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। वह वापस मुड़ा और कमरे को देखा। वह उस टब की ओर वापस चला गया जिसमें वह सालों से सो रहा था और उस पर अपना हाथ रखा। उसने किनारे को धीरे से रगड़ा। मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये शब्द बुदबुदाने के बाद वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। राघव छोटे से गलियारे से होते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। कॉम कॉम, उसे बाहर से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लगता है वे आ गए हैं, राघव ने बुदबुदाया। तभी दरवाज़ा खुल गया। 2 लोग अंदर आए। वे और कोई नहीं, राघव की माँ और उसका छोटा भाई इंद्रिक थे। उन्होंने राघव को देखा जो गलियारे के दूसरे छोर से आ रहा था, और फिर कुछ देर बाद सोफे की ओर बैठकर आराम करने लगे। उन्होंने राघव को नज़रअंदाज किया जो दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ये निकम्मा, तुझे पता है तेरा भाई समय पर घर नहीं आ रहा है और तूने कभी परवाह भी नहीं दिखाई। राघव की माँ ने एक बिगड़े हुए चेहरे के साथ चिल्लाया। माँ, आप उससे बात क्यों करती हैं? इंद्रिक ने स्टाइलिश अंदाज में पैर पर पैर चढ़ाकर एक शांत आवाज में कहा। राघव ने उनकी बातें सुनकर अपने कदम रोक दिए थे।
ये निकम्मा किसी काम तो आए, परवाह तो दिखाए। राघव की मां ने एक बार फिर आवाज़ उठाई। अरे बेकाम, मेरे इकलौते बेटे को युवा मिक्स्ड ब्लड्स के लिए एमबीओ अकेडमी में जाने की स्कॉलरशिप मिली है और अब उसे एक इको रैंक वाले मिक्स्ड ब्लड से पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है। राघव की मां ने एक गर्व भरी नज़र के साथ जोड़ा। ओह, तो इसलिए वे इतने समय से देर से आ रहे थे। राघव ने सब कुछ जोड़कर समझा। तू आ और उसे बधाई दे। कम से कम एक काम के लिए अच्छा बन, भले ही हम सब जानते हैं कि तू बेकाम है। राघव की मां बिना रुके बातें करती रही। वह इंद्रिक की तारीफ कर रही थी। राघव उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था। वह कई सेकंड तक अपने चेहरे पर एक उदास भाव लिए वहीं खड़ा रहा। फिर उसने कुछ कहा। उसके लिए अच्छा है। राघव दरवाजे की ओर वापस चलने लगा। वह उनके पीछे से गुजरा जहां वे सोफे पर बैठे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जब उसने फिर से बात की, बधाई हो। जब राघव ने इंद्रिक को बधाई दी तो उसके चेहरे पर बेपरवाही का भाव था। मुस्कान में एक तरह का मजाक करने का भाव भी था। सटेप 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 सटेप, ये कहने के बाद राघव फिर से आगे बढ़ने लगा। अरे, तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझे ये कहना चाहिए, इंद्रिक ने एक नफरत भरे भाव से कहा। उसे इस बात से घिन आ रही थी कि राघव के चेहरे पर वही जलन वाला भाव नहीं था जो वह पहले देखता था। वह आदर वाला भाव अब वहां नहीं था। राघव ने चलना नहीं रोका। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने इंद्रिक की एक भी बात नहीं सुनी। अरे बेकाम, क्या तूने मुझे सुना? घुटनों पर बैठ और मुझे बधाई दे। इंद्रिक नाराज लग रहा था जब वह राघव को घूरते हुए खड़ा हुआ जो अभी भी दरवाजे की ओर जा रहा था। मुझसे करवाओ, राघव ने चुपचाप बुदबुदाया और अपना सिर घुमाकर इंद्रिक को देखा। घूरना? राघव के चेहरे पर ठंडा भाव देखकर इंद्रिक थोड़ा पीछे हट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राघव उसे ऐसे घूरेगा। उस घूरने से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अचानक इतना आक्रामक क्यों लग रहा है? इंद्रिक को यह अचानक हुए बदलाव समझ में नहीं आ रहा था। राघव दरवाजे की ओर मुड़ा और दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक राघव पर एक अजीब सी ताकत आ गई जिससे उसकी चाल रुक गई। मैंने कहा, घुटनों पर बैठो, इंद्रिक ने फिर से चिल्लाया। लगता है उसे फिर से अपनी हिम्मत मिल गई थी। वह राघव से डरने के लिए खुद को मन ही मन कोस रहा था। मैं एक निकम्मे से कैसे डर सकता हूँ? इंद्रिक का दाहिना हाथ राघव की ओर फैला हुआ था। राघव ने महसूस किया कि वही अजीब ताकत उसके कंधों के चारों ओर लिपट रही थी और उसे जबरदस्ती नीचे की ओर धकेल रही थी। उसने इस ताकत को पहचान लिया, यह इंद्रिक की थी। अचानक आई ताकत की वजह से राघव के घुटने हल्के से मुड़ गए, लेकिन एक सेकंड में ही वह फिर से सीधा खड़ा हो गया। अपने कंधों का इस्तेमाल करके अदृश्य ताकत को ऊपर की ओर धकेला। इंद्रिक ये देखकर हैरान था कि राघव उसके उम्मीद के मुताबिक घुटनों पर नहीं गिर रहा था। क्या हो रहा है? क्या इंद्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? राघव अभी भी कैसे खड़ा है? उनकी मां देख सकती थी कि इंद्रिक अपना हाथ फैला रहा था, जिसका मतलब था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि राघव के चेहरे पर वही साधारण भाव क्यों था, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। वह मेरे टेलीकाइनेसिस का विरोध कैसे कर पा रहा है? इंद्रिक राघव की ओर चलने लगा और अपने टेलीकाइनेसिस की शक्ति को और बढ़ाया। राघव ने महसूस किया कि उसके कंधे पर दबाव बढ़ गया है। बढ़ते हुए वजन की वजह से नीचे की फर्श चरमराने लगी थी। ये लगभग 1000 किलोग्राम की ताकत होनी चाहिए। राघव ने हिसाब लगाया और मुड़कर इंद्रिक की ओर चलने लगा। अगर यह पहले वाला राघव होता तो उसके कंधों पर पड़ने वाली इतनी ताकत उसे कुचल देती। सटेप 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 सटेप, राघव के हर कदम के साथ इंद्रिक और उनकी मां के चेहरों पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। ये कैसे? इंद्रिक ने अपनी रक्त पंक्ति को और ज्यादा सक्रिय किया, जिससे ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। राघव एक पल के लिए रुक गया और नीचे देखते ही उसका चेहरा अंधेरा हो गया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे अपने बाएं के सामने रखा, फिर अपने बाएं पैर के साथ भी वैसा ही किया। मैंने तुम्हारी बदतमीजियां बहुत समय तक सहन की हैं, मेरे छोटे भाई, राघव ने दर्द भरी आवाज में कहा। तुम्हें मेरे साथ जैसा व्यवहार करना था करने दिया, क्योंकि मैं पलटकर नहीं लड़ सकता था। मैं एक दयनीय बड़ा भाई था, है ना? खैर, आज ये सब खत्म होता है। उसने अपनी आवाज़ बुलंद की जब वह इंद्रिक के सामने पहुंच गया, जिसका हाथ अभी भी फैला हुआ था। अपने बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम एक बड़े का अनादर करने पर सही ढंग से हकदार हो, राघव ने इंद्रिक की आंखों में घूरते हुए कहा। इंद्रिक की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उसने देखा कि राघव की हथेली उसके बाएं गाल की ओर झूल रही थी। वह इतनी तेज थी कि वह उसका पीछा भी नहीं कर पाया और इससे पहले कि वह उसकी गति पर प्रतिक्रिया कर पाता, संपर्क हो गया। पाह! ड्राइंग रूम में एक जोरदार थप्पड़ गूंजा और इंद्रिक लिविंग रूम के दूसरे छोर की ओर चला गया। बैंग! उसकी पीठ दूसरे छोर की दीवार से टकराए और उसका मुंह खुला रह गया। उसका शरीर कुछ देर तक उसी स्थिति में रहा, उसके चेहरे पर दर्द और भ्रम था, फिर उसका शरीर फर्श की ओर खिसक गया। चूंकि तुम्हें ये बेकाम माता पिता इतने पसंद हैं, तो तुम उन्हें खुद ही रख लो।
राघव ने आवाज़ बुलंद की और मुड़ गया। उसकी माँ अभी भी सोफे पर बैठी थी और उनका मुंह खुला था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। वह इंद्रिक के टेलीकाइनेसिस का विरोध कर पा रहा है। इतनी शक्ति उसे कहाँ से मिली? उनका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने सबसे अविश्वसनीय चीज़ होते हुए देखी है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वही निकम्मा नहीं है जिसे मैंने जन्म दिया था? वह इस घटना पर सही से प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी और वह राघव को घूर रही थी, ये सोच रही थी कि कहीं वह कोई और तो नहीं। राघव एक बार फिर दरवाजे की ओर चलने लगा। आज से हम परिवार नहीं हैं। अगर हम भविष्य में कभी टकराते हैं तो मैं तुम लोगों से उसी तरह व्यवहार करूंगा जैसे मैं बाकी सभी के साथ करता हूं, राघव ने कहा जब वह दरवाजे पर पहुंचा। हमारा कोई रिश्ता या संबंध नहीं है और यह ऐसा ही रहेगा। एंड्रक दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ फर्श पर घुटने टेक दिया। उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसे अपने नथुने से एक धातु जैसा तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे जैसे राघव की पीठ उसकी नज़र से दूर होती जा रही थी। संयोजक चिन्ह से कहाँ से मिली उसको इतनी पागल ताकत? राघव के थप्पड़ से एंड्रक को नींद आ रही थी। उसे 3 राघव दरवाजे की ओर चलते हुए दिखाई दिए, जो एक चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उस जोरदार थप्पड़ के कारण उसके बाएं कान में बजने वाली घंटियों के कारण वह उसे ठीक से सुन नहीं पाया। राघव ने दरवाज़ा खोला और अपनी बात कहकर बाहर चला गया। उसकी माँ कई सेकंड तक बैठी रही, फिर उसे याद आया कि उसका प्यारा बेटा अभी भी लिविंग रूम के दूसरे छोर पर फर्श पर लेटा हुआ है। वह जल्दी से उठी और एंड्रक की ओर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने एंड्रक को फर्श पर घुटने टेकते हुए देखा। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी बाईं आंख सूजी हुई थी। ओह एंड्रिक, तुम? वह झुक गई और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रक ने उसे धक्का दे दिया और ज़बरदस्ती खड़ा हो गया। मुझे मत छुओ। अपमान से भरा चेहरा लिए वह अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी माँ, जो एंड्रक के धक्का देने के बाद अपने कूल्हों के बल गिर गई थी, एक पागलपन भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने दांत पीसने लगी। जो कुछ हुआ था वह कुछ समय बाद भी समझ नहीं पाए। उस कचरे ने मेरे प्यारे बेटे को छूने की हिम्मत की, वह पागलपन भरी नज़र के साथ बड़बड़ाए। कुछ ही मिनटों में राघव अपने नए किराए के अपार्टमेंट में वापस आ गया था। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वह इस नए वातावरण में किसी भी तरह से घुटन या असहज महसूस नहीं कर रहा था। जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तो वह हमेशा उस कमरे में रहता था जो उसे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वातावरण घुटन भरा था। हालांकि वह उस परिवार को मुश्किल से देखता था जिसके साथ वह रहता था, फिर भी वातावरण उसके लिए बहुत असुविधाजनक था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसे लगा कि वह आखिरकार एक ऐसी जगह पर अच्छी यादें बना पाएगा जिसे वह सचमुच घर कह सकता है। राघव अपने कमरे में चला गया और अपने नए कोठरी में कपड़े रखने के बाद पजामा पहना। उसने दिन भर के अपने खर्चों का हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास लगभग 1,50,000 रेट बचे थे। यह एक ऐसी राशि थी जो उसे पूरे 1 साल तक चल सकती थी। लेकिन दूसरे दिन डोजो में मिस एमी का भाषण सुनने के बाद राघव ने एमबीओ में शामिल होने से पहले धन जमा करने का फैसला किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। एक ही समस्या थी कि इसे कैसे किया जाए। इस सप्ताह के लिए उसका लक्ष्य अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ पैसे कमाने के सर्वोत्तम तरीके पर गहन शोध करना था। वह ऐसी चीज़ें कर सकता था जो उसके माता पिता नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी भी ज़ुलू रैंक को पार नहीं किया था और उसे विश्वास था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी शहर में सबसे मजबूत ज़ुलू रैंक वालों में से एक होगा। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन राघव को अभी नींद नहीं आ रही थी। वह लिविंग रूम की ओर गया और अपनी पढ़ने की मेज पर गया। राघव सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और शीशे जैसी गोलाकार तख्ती पर 2 बार टैप किया। थ्रोइंग। शीशे जैसी तख्ती के ऊपर एक कीबोर्ड और एक वर्चुअल स्क्रीन का होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाई दिया। यह एक आधुनिक युग का कंप्यूटर था। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था क्योंकि यह बहुत पोर्टेबल था। ये जेब के आकार का भी हो सकता था। राघव ने केवल स्कूल में ही इसका उपयोग किया था, इसलिए वह वेब का उपयोग करने में दूसरों जितना अनुभवी नहीं था, लेकिन उसने सीखने का फैसला किया था। निकटतम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें। हाँ, राघव ने ये शब्द बुदबुदाए इससे पहले कि वह हाँ बटन पर अपनी तर्जनी उंगली से टैप करता, जो हवा में दिखाई दिया। 3 दिन बाद राघव इस नए वातावरण में रहने का आदी होने लगा था। वह पिछले 3 दिनों से एंगी के साथ स्कूल जा रहा था। वह एंगी के माता पिता से मिला था और वे अच्छे प्रकार के थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, क्योंकि उनकी बेटी भी वैसी ही थी। उसके पिता एक शुद्ध स्लेकोव थे। एंगी को अपने सींगुन से मिले थे, जबकि उसकी माँ एक शुद्ध इंसान थी। इन दिनों शुद्ध इंसान और स्लेकोव मिलना मुश्किल था, इसलिए राघव हैरान था। एंगी के माता पिता भी प्लैनकटन शहर के केंद्र के पास एक प्रयोगशाला में काम करते थे। उसका एक छोटा भाई था जिसकी उम्र एंड्रक के जितनी थी। आश्चर्यजनक रूप से उसका चरित्र एंड्रक के विपरीत था और वह एक शर्मीला व्यक्ति था। राघव इस दौरान कुछ अन्य पड़ोसियों से मिला था। उनमें से ज़्यादातर का उसके प्रति उदासीन रवैया था। इसने राघव को ऐसा महसूस कराया जैसे वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया में है।
क्या इसका मतलब है कि गरीब लोग सबसे अच्छे होते हैं? अगर ऐसा है तो मेरे माता पिता विपरीत क्यों हैं? राघव इस बात को कभी समझ नहीं पाया और कभी कभी जब वह इसके बारे में सोचता था तो उसे सिरदर्द हो जाता था। इसलिए उसने दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में सोचना बंद करने और अपने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। राघव ने गामी डोजो में मिस एमी के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखा था। राघव की उपलब्धि डोजो के तीनों मंजिलों में पहले ही फैल चुकी थी। जब भी वह वहां अभ्यास कर रहे अपने उम्र के किसी भी व्यक्ति से टकराता तो उनके चेहरे पर सम्मान का भाव होता। उनमें से और ज्यादा लोग उससे दोस्ती करने के लिए संपर्क कर चुके थे, लेकिन राघव ने अभी भी किसी भी दोस्ती को स्वीकार नहीं किया। आंतरिक रूप से उसे लगा कि यह स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई भी उसकी परेशानी की तलाश में नहीं आ रहा था। वह भविष्य में मुआवजा कैसे प्राप्त करेगा? लेकिन राघव ये भी जानता था कि ऐसा होने में बस समय की बात थी, क्योंकि उसने देखा था कि उनमें से कुछ के चेहरे पर अभी भी असंतोष का भाव था जब उन्होंने उसे देखा। वह जानता था कि उन घमंडी बच्चों में से एक का उसे फिर से चुनौती देने में बस समय की बात थी, और राघव ने अपने दिल में कसम खाई थी कि इस बार वह मां सुबह से एकत्र किए गए मुआवजे से बड़ा मुआवजा प्राप्त करेगा। राघव पिछले कुछ दिनों से ज्यादा पैसे जमा करने के लिए नौकरियों पर शोध कर रहा था और उसे इंटरनेट पर कई मिल चुकी थीं। एकमात्र समस्या ये थी कि उनमें से ज्यादातर पूर्णकालिक काम थे और उसके लिए अभी स्कूल छोड़ना असंभव था। इस समय रात के 8 बज चुके थे। राघव एक लकड़ी के लट्ठे की तरह अपने बिस्तर पर लेट गया और आह भरी। केवल वर्चुअल रियलिटी लड़ाई ही संभव लगती है, लेकिन दूसरों को एक चुनौती के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा बनाने में मुझे बहुत समय लगेगा, राघव ने बड़बड़ाया। उसे सचमुच लगा कि वह एक गरीब हरामी रहेगा और एमबीओ प्रवेश परीक्षा होने से पहले पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा। इस समय केवल 3 महीने से कुछ ज्यादा ही बचे थे। राघव ने फिर से आह भरी, इतना कम समय, मुझे ये पहले शुरू करना चाहिए था, उसने विलाप किया। जब राघव अभी भी बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसे अपनी त्वचा पर बाल खड़े होते हुए महसूस हुआ। ओह, यह क्या है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। धमाका! यह एक ढहती हुई इमारत की तरह लग रहा था। क्या यार? एक जोरदार दिल दहलाने वाली चीख पूरी इमारत में गूंज उठी, जिससे राघव तुरंत अपने बिस्तर से कूद पड़ा। राघव तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा और सीधे अपने अपार्टमेंट के बाहर चला गया। चैट! वह अकेला नहीं था जिसने शोर सुना था, पड़ोसियों ने भी सुना था। उनमें से कई को शोर के स्रोत की ओर जाते हुए देखा जा सकता था। किया! एक और चीख फिर से गूंज उठी, जिससे राघव की त्वचा पर बाल फिर से खड़े हो गए। दुनिया में वह क्या है? वह आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह सीढ़ियों की ओर भागा। छोटी जगह वाली सीढ़ियों पर लोगों की संख्या के कारण आवाजाही धीमी थी। वह एंगी को अपने स्थान से तेज गति से नीचे चढ़ते हुए देख सकता था। उससे और उसके पहले लगभग 6 से 7 लोग थे। राघव पीछे मुड़ा और गलियारे में भाग गया। कुछ ही सेकंड में वह उस दरवाजे पर पहुंचा जो बालकनी की ओर जाता था। उसने उसे खोलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। राघव तेज गति से अंदर चला गया और बालकनी के किनारे की ओर चला गया जो 20 फीट दूर था। वह किनारे के सामने खड़ा हो गया और इस ऊंचाई से जमीन पर देखा। वह महसूस कर सकता था कि गड़बड़ी भूतल से आ रही थी, क्योंकि वह लोगों को वहां के अपार्टमेंट की ओर जाते हुए देख सकता था। राघव ने कई फीट आगे कूदने से पहले सांस ली। वह किनारे के सामने खड़ा हुआ और इतनी ऊंचाई से नीचे जमीन की तरफ देखा। वह महसूस कर सकता था कि गड़बड़ी ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी, क्योंकि वह देख सकता था कि लोग उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। इस इमारत की ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा थी। जिस इमारत में उसने पॉल से लड़ाई की थी, उसकी तुलना में यह वाली इमारत एक बौने जैसी थी। राघव ने आगे की ओर कई फीट छलांग लगाने से पहले सांस ली। फुश! जैसे ही वह नीचे उतरा, हवा उसके स्वेटर में भर गई, जिससे वह फूल गया। हवा की वजह से उसके सुनहरे बाल भी उड़ रहे थे। राघव को ऐसा लगा जैसे वह उड़ रहा हो और हवा में नीचे गिरने की आज़ादी इस दुनिया से बाहर की चीज थी, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिकी। राघव अपने घुटनों को हल्का सा मोड़कर अपने पैरों पर उतरा। उसके पैरों के जमीन के संपर्क में आते ही जमीन थोड़ी कांप गई, जिससे धूल का एक छोटा सा बादल बन गया। उसके उतरने से हुई तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया और वे सभी आश्चर्य से उसे घूरने लगे। राघव को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे वह झटका महसूस नहीं हुआ जैसा कि उसे होना चाहिए था, लेकिन इस समय उसने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सामने की स्थिति ज्यादा जरूरी थी। राघव मुड़ा और उस इमारत के सामने आ गया जिसमें उसका अपार्टमेंट था। सामने की दीवार पर एक बड़ा छेद था। हालांकि वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन उस जगह पर स्थित अपार्टमेंट का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सकता था। चूंकि राघव यहां पहुंचने के लिए लगभग एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से था, जिसका मतलब था कि कोई भी ये देखने के लिए अंदर नहीं गया था कि क्या हो रहा था। पीछे से 4 आदमी भी आ रहे थे। राघव ने अविश्वास की नज़र से दीवार में बने छेद को घूरा। उसकी धारणा उसके चारों ओर 20 मीटर से ज्यादा तक फैलने में सक्षम थी, इसलिए वह अपार्टमेंट के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस कर सकता था।
वह इंसान नहीं है जैसा कि राघव ने इसे महसूस किया। पीछे से एक आदमी छेद की ओर राघव से आगे निकल गया। वह आदमी छेद तक पहुंचने से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था जब अचानक उसे पीछे से खिंचाव महसूस हुआ। वह मुड़ा और उसने देखा कि सुनहरे बालों वाला एक किशोर लड़के ने उसकी दाहिनी बांह पकड़ रखी थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे जबरदस्ती उठा लिया गया और पीछे खींच लिया गया। राघव ने ही उस आदमी को पीछे खींचा था जिसने आसपास के बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, धड़ाम, दीवार में बना छेद पहले से ज्यादा बड़ा हो गया। मलबे चारों दिशाओं में फैल गए। अगर राघव ने उस आदमी को पीछे न खींचा होता तो कुछ मलबा उससे टकरा गया होता। लेकिन इस समय सभी की नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि छेद से क्या बाहर आया था, और उस छेद से जो बाहर आया था वह कुछ ऐसा था जो राघव ने अपने जन्म के समय से कभी नहीं देखा था। धम धम धम, भारी कदमों की आवाज़ सभी के कानों में गूंज रही थी, जबकि छेद से बाहर आए दृश्य ने उन्हें बहुत डरा दिया। यह एक 2.5 मीटर लंबा प्राणी था जिसके पूरे शरीर पर भूरे रंग के बाल थे और गहरी लाल आंखें थीं। ये 2 पैरों पर एक इंसान की तरह खड़ा था जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके दोनों पंजों पर खून से सने 4 नुकीले पंजे देखे जा सकते थे और उसके शरीर का गठन एक मजबूत काया जैसा था। उसकी शक्ल एक भेड़िए जैसी थी, जबकि उसका शरीर उसकी मजबूती के कारण भालू जैसा था। धड़ाम, एक कंधे से उखड़ी हुई एक बांह प्राणी के मुंह से गिर गई। उसमें ताज़ा खून टपक रहा था। केआर, ब्लड वुल्फ मिक्स्ड ब्रीड। कोई, पुलिस को बुलाओ। गड़बड़ी का कारण सामने आते ही पूरी जगह में तुरंत अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो क्या एक मिक्स्ड ब्रीड ऐसा दिखता है? राघव ने उनके बारे में सिर्फ पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि वे कैसे दिखते थे। पिछले 3 दिनों से नौकरी की तलाश में व्यस्त होने के कारण उसके मन में वेब पर इसे देखने का ख्याल भी नहीं आया था। मिक्स्ड ब्रीड ने आसपास के लोगों को घूर कर देखा और आगे बढ़ने लगा। करीब 20 लोग यहाँ जमा हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मिक्स्ड ब्लड नहीं था। वे ज्यादातर सामान्य इंसान थे। राघव और मिक्स्ड ब्रीड ने एक दूसरे पर निगाह डाली। ग्रह, मिक्स्ड ब्रीड ने एक क्रूर रूप के साथ गुर्राया क्योंकि उसके 9 इंच लंबे दांतों से खून टपक रहा था। राघव के पीछे खड़े आदमियों के चेहरे पर सावधानी के भाव थे और जैसे ही ब्लड वुल्फ मिक्स्ड ब्रीड ने आगे कदम बढ़ाया, वे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। कुछ लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकने वाली कोई भी चीज़ लेने चले गए थे, भले ही वे जानते थे कि मिक्स्ड ब्रीड का सामना करते समय ये व्यर्थ था। राघव ने कुछ और सेकंड के लिए प्राणी का निरीक्षण किया। मैं इसे ले सकता हूँ, उसने मन ही मन कहा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, कोई उसके पीछे से उसके आगे दौड़कर आया। वह उसके सामने खड़ी हो गई। यह एक खूबसूरत किशोरी थी जिसके चांदी और गुलाबी रंग के बाल थे। एंगी, तुम क्या कर रही हो? राघव ने एंगी को देखकर कहा। मैं पुलिस के आने तक उससे मुकाबला करूंगी, कृपया दूसरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, एंगी ने एक उग्र रूप के साथ कहा। इस समय उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह आसपास के आदमियों से भी ज्यादा मजबूत इरादे वाली लग रही थी। राघव उसे जवाब दे पाता, इससे पहले ही वह ब्लड वुल्फ मिक्स्ड ब्रीड की ओर दौड़ चुकी थी। मिक्स्ड ब्रीड ने भी एक चैलेंजर को देखकर उसकी ओर दौड़ लगाए। राघव पहले ही एंगी को रोकना चाहता था, लेकिन उसने कुछ देखा। फुश, उसने देखा कि एंगी की गति लगभग उसकी जितनी तेज थी। आसपास के लोगों ने भी एंगी को रोकने की कोशिश नहीं की, जो राघव के लिए भी आश्चर्यजनक था। आपातकालीन खोज जारी कर दी गई है। राघव ने अचानक अपनी आंखों के सामने एक सूचना देखी। आपातकालीन खोज, पड़ोस की रक्षा करें। आपातकालीन खोज पुरस्कार, गुप्त। खोज में असफल होने पर सजा, गुप्त। राघव इस खोज को देखकर फिर से हैरान था, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी खोज नहीं दी गई थी। रुको, पड़ोस की रक्षा करें। राघव ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब है कि सिस्टम चाहता है कि मैं इस मिक्स्ड ब्रीड को हरा दूं। राघव इस खोज को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा। यह उसकी शुरुआती योजना थी, लेकिन एंगी पहले ही पहल कर चुकी थी और पुलिस के यहाँ पहुंचने तक लड़ाई को खींचना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसे हरा नहीं पाएगी और उसने सोचा कि यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति इसे हरा नहीं पाएगा। जब राघव अपने विचारों में था, तब सामने एक लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। एंगी मिक्स्ड ब्रीड से तेज थी, जैसा कि पहले ही बदलाव से देखा गया था, और कोई भी देख सकता था कि वह काफी अनुभवी लग रही थी। स्लैश स्लैश, ब्लड वुल्फ उस पर हमला करता रहा, लेकिन उसके पंजे उसके शरीर की हलचल से उत्पन्न हवा से गुजरते रहे। एंगी आसानी से मिक्स्ड ब्रीड के हमलों से बचते हुए जगह के चारों ओर कूद रही थी, लेकिन अगर उसने कोशिश भी की तो भी वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पुलिस अभी तक क्यों नहीं आए? वे हरामखोर तब तक नहीं आएंगे जब तक हम सब मर नहीं जाते। एंगी और मिक्स्ड ब्रीड के बीच लड़ाई जारी रहने के कारण पृष्ठभूमि से लोग विलाप करते हुए सुनाई दिए। एंगी के माता पिता और उसके भाई बहन चिंतित भावों के साथ पृष्ठभूमि से देख रहे थे। अगर यह संभव होता तो वे लड़ाई को रोकने के लिए चले गए होते, लेकिन वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति में उनकी बेटी कितनी जिद्दी थी।
अब ऐसा करने की कोशिश करने से वह मर भी सकती थी, इसलिए वे पुलिस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने के लिए बुलाते रहे। लड़ाई लगभग 5 मिनट तक चली और राघव ने देखा कि मिक्स्ड ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा उग्र होता जा रहा था, जबकि एंगी ज़्यादा से ज़्यादा धीमी होती जा रही थी। उसकी सहनशक्ति खत्म हो रही होगी, राघव ने ये देखा और बीच में आने ही वाला था, जब बड़े ब्लड वुल्फ ने अचानक एंगी के शरीर पर कई मीटर की छलांग लगाई और किनारे पर देख रहे एक आदमी के सामने उतरा। अचानक हुई इस हरकत ने एंगी को चौंका दिया, क्योंकि उसने ब्लड वुल्फ से सिर्फ उसके सिर पर छलांग लगाने की उम्मीद नहीं की थी। जो आदमी एक बड़ी धातु की पाइप पकड़े हुए था, वह तब डर गया जब भेड़िया उसके सामने उतरा। वह अपने पास मौजूद हथियार को भी हिला नहीं पाया।